से कोशिश कर रही हूँ, स्लाइड चेंज ही नहीं हो रही। कोई प्रॉब्लम है शायद रिमोट में। बैटरी चेक कर लेते हैं। अरे बैटरी ही गायब है, एक सेल ही नहीं है इसमें। या इसको हल्के में लेते हैं और ट्रस्ट मी, अगर ये चैप्टर छोड़ दिया ना तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में रोना पड़ेगा तुम्हें। क्या रेडॉक्स में दो शब्द हैं। रेड का मतलब है लाल रंग और ऑक्स का मतलब है भैंसा। लाल रंग का भैंसा जी नहीं, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स माने के ऑक्सीडेशन। तो बेटा एक ऑक्सीजन एटम स्टेबल नहीं होता तो ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ मिलके क्या करेगा, O2 मॉलिक्यूल बना लेगा। क्लोरीन भैया +7 में बैठा है, देख रहे हो तुम, ये पावर है इसकी। गया अरे हल्के में ले रहा बच्चू, हमको जानते नहीं हो तुम, ठीक है। comes ये बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चू बचपन में बड़ा बैलेंसिंग करते थे, हिट एंड ट्रायल मेथड, एल्जेब्रिक मेथड, ABCD मेथड। अभी आओ तुम्हें सारे मेथड्स बताती हूँ। नंबर से करिए, हम बीच का रास्ता निकाल के एक ऐसा मेथड यूज करेंगे जिससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, और वो तो हो सकता है शिल्पी मैम का मेथड। तो ध्यान से कोशिश कर रही हूँ, स्लाइड चेंज ही नहीं हो रही। कोई प्रॉब्लम है शायद रिमोट में। बैटरी चेक कर लेते हैं। अरे बैटरी ही गायब है, एक सेल ही नहीं है इसमें, तो उसी की कमी थी। बाय द वे सेल भी तो एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, isn't it? और अभी देखो टना, ये तो काम कर रहा है। तो आज के सेशन में हम रेडॉक्स रिएक्शंस करेंगे। हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू योर केमिस्ट्री लैब विद योर डोरा मैम। और आज का जो चैप्टर है बेटा, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आपके जेईई एग्जाम के लिए। ये एक ऐसा चैप्टर है जो अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं या इसको हल्के में लेते हैं, और ट्रस्ट मी, अगर ये चैप्टर छोड़ दिया ना तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में रोना पड़ेगा तुम्हें, सच बता रही हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नींव है रेडॉक्स रिएक्शंस, टाइट्रेशंस, जिनके क्वेश्चन अधिकांश बच्चा छोड़कर आता है जेईई एग्जाम में। वही सवाल अगर आप बनाएंगे तो आप तो भाई लाखों की भीड़ को पीछे छोड़ आएंगे। तो आज का ये सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बेटा शुरू करने से पहले मैं तहे दिल से हर बच्चे का शुक्रिया करूंगी जिसने हमें इतना ज़्यादा प्यार दिया और आपकी डिमांड पे हमने सीरीज़ बनाया। अब यार फिर हमने सोचा बैठ के कि भाई सीरीज़ तो सब कोई बना रहे हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करिए चैप्टर का नाम, आपको इतने वन शॉट आ जाएंगे, है ना। सारे ही आपके पास कितने ऑप्शंस है कि कोई 8 घंटे का वन शॉट ले रहा है, कोई 5 का ले रहा है, कोई 3 का ले रहा है। यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, वन शॉट सब बना रहे हैं। मगर बेटा क्या कोई ऐसा जरिया आपको नजर आया जो आपको क्लास के बाद भी आपकी परवाह करे, या ये सोचे कि जो बच्चा मुझसे आज पढ़कर गया है इस सेशन में, क्या उसने ये टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, या कहीं वो बच्चा नोट्स को बनाने में टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे हैंड रिटन नोट्स जो है वो बच्चा यूज कर सकता है रिवीजन के लिए, रेफरेंस के लिए। क्या ऐसा कोई सोचता है? तो बेटा जवाब है हाँ, सोचते हैं, और ऐसा सोचा है आपकी पूरी वेदांतु एकलव्य टीम ने। तो बेटा हमने क्या किया, अब जो भी आप सपोर्ट करते हो वो हमारे लिए मतलब प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत अदा ही नहीं की जा सकती। तो हमने सोचा कि बच्चे को एक जरिया है जिससे हम मदद कर सकते हैं, और वो ये है कि बच्चे के लिए कोर्स बना दे। अब कोर्स बनाएंगे तो भैया पैसा लगेगा उसमें, उस पर भी हमने मीटिंग बिठाई और कहा कि नहीं, ऑलरेडी सिस्टम इतना कुछ गलत कर रहा है बच्चे के साथ, कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं कोई शिफ्ट की आंसर की गलत आ जा रही है, कहीं लेवल इतना बढ़ जा रहा है पेपर का कि बच्चा इतना पिसा हुआ है। और ऐसी पिसी हुई सिचुएशन में आप बच्चे का अगर फायदा उठाएं तो बहुत शर्मनाक बात है। तो हमने सोचा कि भैया ऐसा है, ये बच्चे का इसी वक्त अगर हम इसके साथ खड़े हुए ना तो बच्चा जिंदगी भर याद रखेगा कि कुछ टीचर्स मिले थे जिन्होंने जीवन बना दिया था और जीवन के उस दौर में मदद की थी जब पूरा सिस्टम हमारे अगेंस्ट था। तो बेटा इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने क्या किया, आपके लिए पूरा यूट्यूब कोर्स ही फ्री बना दिया। तो कोर्स फ्री बनाने का मतलब है पूरे यूट्यूब पे ही हम आपके लेक्चर्स सीरीज के सारे लेक्चर बाय लेक्चर कराएंगे। अब जो बाकी का काम होता है, जैसे
हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट PYQs, इंपॉर्टेंट DPPs, है ना, असाइनमेंट्स। तो ये सब बेटा टाइम बाउंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, इस सब के लिए हमने वो चीज़ें कोर्स में डाल दी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे पहला लिंक जो है वो इसी कोर्स को ज्वाइन करने का है आपके सामने। आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे पहला लिंक जो है ज्वाइन दिस प्राइम कोर्स विच इज़ फ्री, टैप करना। ये पूरा सीन आपका जो है स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ओपन हो जाएगा। जिस भाषा में बात करी मतलब इंग्लिश में ही हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जनरल गाइडेंस के सेशंस, ठीक है। इसमें आपको बाय नाउ के ऊपर टैप करना है। जैसे आप बाय नाउ करेंगे तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद आप हमारे कोर्स में एनरोल हो जाएंगे। तो आपको दिखेगा कि शिल्पी मैम ने मोल कॉन्सेप्ट के बाद ये वाला DPP शेयर किया है 50 क्वेश्चन का, आप इसको सॉल्व करिए। टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। शिल्पी मैम ने ये एक्स्ट्रा नोट्स दिए हैं, इसको लीजिए। तो पूरा वहाँ पे आपको इंटरफेस मिलेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो डाउट सॉल्विंग भी कराएगा, ठीक है। तो बेटा जितना बन पड़ता है हमसे हम उतना करेंगे, और यकीन मानो किसी के कहने से रुकेंगे तो नहीं, क्योंकि इस बार कसम खाई है कि बच्चे का पूरा अंत तक साथ निभाना है, उसको IIT तक छोड़कर आना है। ओके चलिए, तो बेटा रेडॉक्स रिएक्शंस करेंगे। अब रेडॉक्स अकेला नहीं है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी इसके साथ है। तो दरअसल ये चैप्टर जो है मोटा मोटा 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। एक पार्ट में आप रेडॉक्स रिएक्शंस क्या है समझते हैं, उनका क्लासिफिकेशन समझते हैं, उनका बैलेंसिंग समझते हैं। जो दूसरा पार्ट होता है उसमें आप टाइट्रेशंस का सेक्शन पढ़ते हैं। उससे पहले हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ऐसे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, मगर यहाँ रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो जो आपकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जैसे आप नॉर्मेलिटी के बारे में पूछ रहे थे, वो यहीं पे हम पढ़ेंगे, राइट। तो ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बस यही कहूँगी बेटा एक केटायन माइंडसेट रखना है। आप अगर पहली बार इस सेशन में आए हैं तो आपकी डोरा मैम हमेशा आपको केटायंस बुलाती है, क्योंकि मैं जानती हूँ बेटा ये जो सफ़र है, ये जो जर्नी है, ये बहुत उटपटांग होती है, बहुत ऊपर नीचे आपको हाइज एंड लोज दिखेंगे, और सच बताऊँ तो ज़्यादातर लोज दिखेंगे, क्योंकि आपको दिखेगा इतने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, गिव अप करता हूँ। बहुत बार ऐसा महसूस होगा। उस वक्त आँख बंद करके खुद को याद दिलाना है कि हम डोरा मैम की केटायंस हैं और हमने मैम से कमिटमेंट किया है। तो मैं चाहती हूँ हर बच्चा जो इस सेशन को देख रहा है, अगर आप मुझ पे बेटा भरोसा रखते हैं तो आप मुझसे कमिट हो जाइए। अगर आप मुझसे कमिट होने को तैयार हो, कमिटमेंट का मतलब ये है जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ और सेशंस ले रही हूँ JEE 2027 के लिए, आपका धर्म बनता है वो सारे सेशंस को बाय हार्ट फॉलो करना। जितने सवाल दूंगी, जितनी प्रैक्टिस के लिए चीज़ें दूंगी, वो करके आनी पड़ेंगी। फिर समझ गए, मैं इधर से अगर अपना कमिटमेंट निभाऊंगी तो तुम्हें उधर से अपना कमिटमेंट निभाना है। अगर बेटा तैयार हो तो अपनी अटेंडेंस लगा दो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मेरी अगली वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। तो जो भी बच्चा कमिटमेंट के लिए तैयार है बेटा, तो वो जुड़ जाए मुझसे अभी सब्सक्राइब करके, और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताए कि यस डोरा मैम हम आपके साथ हैं। आप हमें बस रास्ता दिखाइए, और सिर्फ रास्ता दिखाऊंगी नहीं, साथ चलूंगी। तो अगर भरोसा करते हो मुझ पे बेटा, तो यहाँ खड़ी हूँ, अभी वादा कर दे रही हूँ, जो बच्चा कमिटमेंट देगा और अंत तक यहाँ खड़ा होगा, उसके सिलेक्शन की गारंटी मैं कागज़ पे लिख के देने को तैयार हूँ, ठीक है। तो चैनल पे जुड़े रहना बेटा। तो अब बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, जिसको हम 2 पार्ट्स में भाग किए हैं, थॉर एंड लोकी। तो भाई थोड़ा सा मार्वल यूनिवर्स में चलते हैं अंदर। तो हमने पार्ट 1 जो है रेडॉक्स का, उसको थॉर बुलाया है, और दूसरा हम लोकी पार्ट में जाएंगे, ठीक है। दोनों के आप जानते हो अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, है ना। तो यहाँ भी चैप्टर के दोनों हिस्सों की अपनी स्ट्रेंथ है। जो पहला है बेटा, उसमें मैं बेसिक सिखाऊंगी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और बैलेंसिंग कैसे करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस की। जो दूसरा हिस्सा है लोकी का, ये कुछ कम नहीं है भाई, इसमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और टाइट्रेशंस करेंगे। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आप थॉर और लोकी दोनों में आप बने रहेंगे लास्ट तक, ठीक है। वादा करें तो अभी बताओ कौन सी टीम से हो, टीम थॉर
या टीम लोकी, जल्दी कमेंट में बताओ मुझे, ठीक है। चलिए, तो टीम थॉर से हम पहले शुरू करेंगे आज का सेशन, जो 3 मेन टॉपिक्स हैं। अब इसको करने से पहले एक एग्जाम्पल देखोगे रेडॉक्स रिएक्शन का। चलो रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल करेंगे, पानी की इलेक्ट्रोलिसिस विद एन एक्सपेरिमेंट। तो विल सी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस टुडे। कम टेक अ क्लोज लुक। देखो सेटअप में हमने क्या लिया है, बीकर में वी हैव टेकन वाटर, मगर ये प्योर वाटर नहीं है क्योंकि वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमने कुछ सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप्स इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। वी नीड अ बैटरी, आप इसे घर पे भी कर सकते हो, तो ये बैटरी लिया है। अब ध्यान से देखना, इसमें बीकर के अंदर मैंने डिप किया है ग्रेफाइट रॉड्स। क्यों किया है ग्रेफाइट? ऑल्दो नॉन मेटल है, बट यू नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो इसीलिए हमने ग्रेफाइट लिया। आप घर पे पेंसिल ले सकते हो, पेंसिल के दोनों तरफ से आप एंड्स को शार्पन कर सकते हो। और ये हमने वायर लिए हैं, दोनों वायर को फिलहाल मैंने ग्रेफाइट से अटैच कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे वायर के एंड को, एंड लेट्स डू इट। बी केयरफुल, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यू वियर योर ग्लव्स, ओके। चलिए, नाउ वी विल जूम इन द बीकर। तो भाई इसमें आपको गैस दिखना शुरू हो जाएगा, अभी बबलिंग विल स्टार्ट। ये देखो, बबल फॉर्मेशन हैज स्टार्टेड। आप देख रहे हो इधर वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर देखो बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। दे आर स्लो। देखो इस साइड ये वाला जो आप इलेक्ट्रोड देख रहे हो, बबल का फॉर्मेशन स्लो है। लेट्स लुक एट दिस इलेक्ट्रोड। यहाँ देखो कितना फास्ट बबल फॉर्मेशन है, इतना एविडेंट है। इसमें हो क्या रहा है, देखो जहां पे ज्यादा आपको दिख रहे हैं बबल फॉर्मेशन, वो कौन सा गैस है, दैट इज हाइड्रोजन गैस, और ये ऑक्सीजन गैस। तो हो क्या रहा है इसमें, देखो पानी का हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, जिसके टूटने से पानी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को रिलीज किया। अगर आप रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो देखिए एक ऑक्सीजन एटम है, तो मैं हाफ लगा के रिएक्शन बैलेंस कर सकती हूँ। तो वॉल्यूम रेशियो में अगर आप देखेंगे, हाइड्रोजन बेटा डबल वॉल्यूम में है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। डू यू सी, 1:2 का वॉल्यूम रेशियो है। तो जब आपने बीकर में देखा जहां ज्यादा बबल फॉर्मेशन हो रहा था, दैट वाज हाइड्रोजन गैस। अब मैम ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है, तो देखो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे है, हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन नंबर में है पानी के अंदर, और यहाँ ये 0 में है। ऑक्सीजन -2 में है, यहाँ 0 में है। तो यू विल सी हाइड्रोजन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, दैट मीन्स इट इज रिडक्शन। और ऑक्सीजन में बेटा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, दैट मीन्स इट इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हुआ है, इसीलिए इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसके फंडामेंटल समझते हैं। तो देखा रेडॉक्स रिएक्शन, जब समझो इसको भैया। देखिए रेडॉक्स में 2 शब्द हैं, रेड का मतलब है लाल रंग, और ऑक्स का मतलब है भैंसा, लाल रंग का भैंसा, जी नहीं। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स माने के ऑक्सीडेशन। तो बेटा रेडॉक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ साथ हम कहें, यानी कि बेटा जी साइमल्टेनियसली होता है। तो ऐसी रिएक्शंस बेटा जिसमें ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन है वो कैसे होता है बेटा, साइमल्टेनियसली होता है, यानी एक साथ होता है। अभी हमने एग्जाम्पल देखा, उसके अलावा आप डेली लाइफ में आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो भी चीज़ें, बर्निंग ऑफ फ्यूल है बेटा, इन सब में रेडॉक्स इन्वॉल्व होता है। ओके तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ साइमल्टेनियसली होता है, वो रेडॉक्स रिएक्शन है। अब अगर आप पुराने ज़माने में जाए, यानी क्लासिकल अप्रोच की बात करें, तो क्लासिकल अप्रोच में हम रेडॉक्स को कैसे डिफाइन करते थे, ऑक्सीडेशन को कहते थे। अगर किसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, हम उसे ऑक्सीडेशन बुलाते थे। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, उसको हम रिडक्शन बुलाते थे। ऐसी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहते थे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन, रिमूवल किया रिडक्शन, ये सब तामझाम होता था, जो डेफिनेशंस गलत हो गई थी। तो क्लासिकल अप्रोच की हम बात नहीं करते हैं अब, क्योंकि वो फेल्ड कॉन्सेप्ट है। तो जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना होता है रेडॉक्स रिएक्शंस के लिए, वो होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बेटा किसी रेडॉक्स रिएक्शन के लिए हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैसे डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में। इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में कैसे शिल्पी मैम, देखिए ऑक्सीडेशन होता है बेटा
ऑक्सीजन का एडिशन वो तो पुरानी बात है, मगर ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको एक ट्रिक बताऊं, ऑयल और रिग, ऑयल और रिग याद रखो। ऑयल यानी कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल देखिए, मेरे पास टिन है बेटा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर मैं टिन से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो 2 से पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, है ना। तो इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। तो मैं कह सकती हूँ टिन +2 से ऑक्सीडाइज होके +4 के अंदर चला गया है। तो ये फिनोमेना क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ऑक्साइड आयन है मेरे पास। ये ऑक्साइड आयन को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं, यानी इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं, तो ऑक्साइड आयन क्या चाहेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को, मतलब 2 नेगेटिव चार्ज हटा के न्यूट्रल बन जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब बेटा एक ऑक्सीजन एटम स्टेबल नहीं होता, तो ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ धड़ूम मिलके क्या करेगा, O2 मॉलिक्यूल बना लेगा। अब रिएक्शन बैलेंस करते हैं। देखिए 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, यहां भी 2 करिए। अब 2 ऑक्साइड आयन पे चार्ज कितना होगा, -4। तो मतलब मेरे को यहाँ 2 नहीं 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये रिएक्शन बना, तो क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, जल्दी बोलो, आवाज नहीं आई, जल्दी बोलो, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब इसी रिएक्शन का अगर आप उल्टा कर देंगे तो वो रिडक्शन बनेगा। कैसे, देखिए बेटा, अगर टिन आप +4 में लेकर के उसे 2 इलेक्ट्रॉन खिला देंगे तो टिन +2 में आएगा। ये क्या हुआ बेटा जी, रिडक्शन हुआ ना, रिडक्शन हुआ नहीं क्या, टिन ने क्या किया, +4 से 2 इलेक्ट्रॉन खा के +2 में आ गया है। अच्छा, या इसी को उल्टा कर दीजिए, ऑक्सीजन को अगर 4 इलेक्ट्रॉन खिलाएंगे तो 2 मोल ऑक्साइड आयन, तो देखिए जरा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये बेटा नया जमाना है जिससे हम रिडॉक्स रिएक्शंस को डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक चीज देखिएगा बेटा, टिन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन में ना इसका जो चार्ज आप देख रहे हो, ऑक्सीडेशन नंबर बुलाते हैं इसे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए बढ़ गया है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, यहां देखिए 2 से 0 में आ गया, मतलब यहां भी बेटा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। अरे -2 से कोई चीज 0 आई है, -2 से 0 आई है तो बढ़ी है ना भाई। ठीक है, यहां देखो 10 +4 से +2 आया है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर गिर गया है, डिक्रीज हो गया है। यहां देखिए ऑक्सीजन 0 से बेटा कहां आया है, -2 के अंदर, तो यानी ऑक्सीडेशन नंबर गिर गया है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का इंक्रीज हो जाता है, और रिडक्शन रिएक्शंस वो है बेटा जहां ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो वी कैन से दैट कि भैया ऐसा है शिल्पी मैम, रिडॉक्स रिएक्शंस वो हैं जिनमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है, और रिडक्शन रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, AKA वी कैन से ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा होगा, और ऑक्सीडेशन मैम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर ये कहें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। अब सवाल ये है बेटा कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है और कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो वही हमारा टॉपिक है डिस्कशन का कि व्हाट एग्जैक्टली इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड हाउ डू वी कैलकुलेट इट। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है बेटा, ये एक हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी या फिर रियल चार्ज होता है किसी एटम पे, किसी नहीं भाई, तुम्हारा नेट एकदम सही काम कर रहा है। तो कैसा चल रहा है सेशन, सो तो नहीं गए ना, पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से, क्योंकि जब प्रिपरेशन की दिशा पता नहीं, अरे वो दिशा पाटनी नहीं, जब जेई की प्रिपरेशन में कुछ डायरेक्शन नहीं होती तो नींद तो आ ही जाती है। बस एक रास्ता पता चल जाए, बस इतना पता चल जाए क्या कब कितना पढ़ना है, और हर हफ्ते कोई चेक कर ले कि
जितना पढ़ा है सही तो किया है ना, इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो बेटा कुछ ऐसे ही है हमारा एक लव्य टेस्ट सीरीज। कई सालों के जेई पेपर को एनालाइज करके हमने कुछ ऐसा बनाया है कि यही समझ लो आपका जेई का पेपर है। तो डंके की चोट पे कह सकते हैं हम, पेपर तो यहीं से आएगा। तो हर हफ्ते शेड्यूल टेस्ट रहेंगे जिसमें इतने सारे बच्चों में आपका रैंक बनाया जाएगा। तो हर हफ्ते उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए आपने टेस्ट देना है और बस क्या वही करते रहो। तो लेक्चर को ध्यान से लगा लो। चलो फिर मिलेंगे, बाय बाय। स्पीशीज के अंदर कोई एटम का आप या तो हाइपोथेटिकल चार्ज देखिए या रियल चार्जेस देखिए, जब उसके सारे इर्द गिर्द के बॉन्ड्स को मैं आयोनिक मान लूं। मतलब मैम समझ नहीं आया मुझे, क्या कहा आपने? जैसे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर मैं निकालना चाहती हूँ, एक आयनिक कंपाउंड मैंने ले लिया NaCl, ठीक है। NaCl एक आयनिक कंपाउंड मैंने ले लिया। अब यहाँ पे बेटा आप जानते हैं ये कैसे टूटेगा, सोडियम आयन में और क्लोराइड में। अब आप देखिए चार्ज क्या है सोडियम आयन पे 1, क्लोराइड पे कितना है 1। तो आप जानते हैं यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का 1 है और ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्लोरीन का 1 ही है। समझ गए? तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है, रियल चार्ज जो था आयन्स पे वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर था। समझ रहे हो? तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक रियल चार्ज किसी एटम या आयन पे स्पीशीज में। यहाँ रियल चार्ज क्या हमेशा रियल होता है? नहीं, हाइपोथेटिकल भी हो सकता है। जैसे देखिए HCl है मेरे सामने, ये कैसा बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है मगर पोलर होता है। दिस इज एक्चुअली पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये पोलर क्या है, कोवैलेंट क्या है शिल्पी मैम? केमिकल बॉन्डिंग आएगा, बहुत अच्छे से करेंगे, है ना, आई विल एक्सप्लेन यू। तो बेटा यहाँ पे दरअसल क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन में ना क्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। मतलब क्लोरीन की टेंडेंसी ज्यादा है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर बताना चाहती हूँ तो मैं इमेजिन कर लूंगी कि ये बॉन्ड आयोनिक है। आयोनिक मान के मैं इसे तोड़ रही हूँ, आयनिक मान के तोड़ा तो मैं समझती हूँ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1 आएगा, कम पे +1 आएगा। अब यही इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, यही ऑक्सीडेशन नंबर है। समझ गए? तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर आप लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर जो है किसी एलिमेंट का ये हमेशा इंटीजर होता है, 0 भी हो सकता है। क्या फ्रैक्शनल हो सकता है? नहीं, फ्रैक्शनल नहीं होता, मगर आप देखेंगे आगे फ्रैक्शनल भी है। वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जो फ्रैक्शन में आ जाए तो यानी वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन 0 नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझाया मैंने, ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन सिखाई कि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है किसी स्पीशीज पे कोई आपके सामने एटम है किसी मॉलिक्यूल आयन में, उसका रियल या हाइपोथेटिकल चार्ज जब उसके सारे बॉन्ड्स को आयोनिक मान लिया जाए। जैसे NaCl तो था ही आयोनिक, तो जो भी इनका चार्ज था वही ऑक्सीडेशन नंबर। अब अगर कोई कोवैलेंट कंपाउंड है तो उसको आयनिक मान के तोड़ दो, है ना। जैसे मीथेन, एक और एग्जांपल देखिए, मीथेन में मुझे ऑक्सीडेशन नंबर बताना है इन सब के ऊपर, तो मैं कैसे बता सकती हूँ बेटा? देखिए मैं मान लूंगी ये बॉन्ड आयोनिक हैं सारे, आयनिक मान के तोड़ दूंगी। आयनिक मान के तोड़ा तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे एक बॉन्ड तोड़ा है, एक बॉन्ड तोड़ा तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +1 और जो ज्यादा था उस पे -1। ऐसे इस बॉन्ड को तोड़ा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1 ज्यादा वाला -1, इसको तोड़ा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1 ज्यादा वाला -1, इसको तोड़ा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +1 ज्यादा पे -1। तो कार्बन को देखिए -4 बना और हर हाइड्रोजन का +1 है। तो ये कैसे निकाला ऑक्सीडेशन नंबर? जब मैंने मान लिया कि सारे बॉन्ड्स उसके आयोनिक थे तो जो हाइपोथेटिकल चार्ज बनता है वो ऑक्सीडेशन नंबर है। समझ गए? ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक चीज लिख देती हूँ, आपको काम आएगी। जैसे अगर आप मान लीजिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है ना, और B अगर मान लो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है A से, B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है A से, पार्शियल नेगेटिव ये प्लस, तो इसको तोड़ेंगे तो ये -1 होगा, ये +1 होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड तोड़ा तो ये -2 होगा, ये +2, क्योंकि B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसे अगर मान लीजिए मैं ट्रिपल तोड़ती हूँ तो ये -3 ये +3 हो जाएगा। इस तरीके से हम हाइपोथेटिकली कोवैलेंट को आयनिक मान के तोड़ देते हैं, ठीक है। अब रही बात बेटा, कुछ गाइडलाइंस होती हैं ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने की, कुछ गाइडलाइंस है। अब क्या गाइडलाइंस होती है?
सबसे पहली गाइडलाइन बेटा ये होती है, जब भी एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में होगा या अनकंबाइंड स्टेट में होगा तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा जी वो क्या होगा, 0 होगा। तो जब भी एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट के अंदर है या अनकंबाइंड स्टेट के अंदर है, मतलब वो अकेला है, किसी और एटम के साथ बॉन्डेड नहीं है ना, किसी और एटम, मतलब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स काइंड ऑफ आप बेसिकली बोल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, तो इन सब में एलिमेंट के ऊपर कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, मतलब 0 होता है बेसिकली। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इनमें, 0 ही होगा, ठीक है। या जैसे आप सोडियम ले लीजिए, मैग्नीशियम है, अब इनमें क्या होगा मैम, फ्री स्टेट में है क्या, ये भी कंबाइंड, अब इनके बारे में बात करूंगी, ठीक है। फिलहाल आप लिख लीजिए, तो जब भी कोई एलिमेंट अपनी फ्री या अनकंबाइंड स्टेट के अंदर है तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होता है बेटा, उसमें क्या होता है, 0 होगा, ठीक है। किसी और से बॉन्डेड नहीं है तो यहाँ पे 0 होगा। अच्छा, दूसरा बेटा, आप एल्कली मेटल्स को कभी देखेंगे, एल्कली मेटल के जो आयोन्स बेसिकली अगर आप देखेंगे, है ना, तो इनका जो चार्ज होता है वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो एल्कली मेटल आयोन सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर +1 दिखाते हैं, और एल्कलाइन अर्थ मेटल बेटा सारे के सारे +2 दिखाने वाले हैं, ये सारे के सारे +2 दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, और देखिए एल्यूमिनियम बेटा 3+ ही दिखाएगा, स्कैंडियम भी हमेशा 3+ दिखाता है, जिंक आप +2 के अंदर देखते हैं, मर्क्यूरी +1 या +2 दोनों में होता है, ठीक है। जिंक है, कैडमियम है, +2 ही रहेगा। तो ये कुछ आयोन्स हैं जो आप सिंपली ध्यान रखेंगे। एल्कली मेटल्स हमेशा +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा +2 ऑक्सीडेशन नंबर, एल्यूमिनियम +3, स्कैंडियम +3 ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, जिंक भी +2 ही दिखाता है और कैडमियम भी, मर्क्यूरी +1 +2 इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो और मैम अब और रूल बताइए। पहला रूल तो समझ गए शिल्पी मैम की एलिमेंट अपनी फ्री या अनकंबाइंड स्टेट में हमेशा कैसा होगा, 0 ऑक्सीडेशन नंबर। अब किसी रिएक्शन में आपने कॉपर मेटल देखा अकेला पड़ा हुआ है तो फ्री स्टेट में है, अनकंबाइंड, हम 0 बोलेंगे। जिंक अकेला पड़ा है, 0 बोल देंगे हम, ठीक है, 0 बोल देंगे। आप जैसे सोडियम देखते हो अकेला पड़ा है रिएक्शन में, 0 बोलेंगे। मैग्नीशियम है, 0 बोलेंगे, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से जो फ्री स्टेट के अंदर है। जैसे आप एक रिएक्शन देखिए, कॉपर सल्फेट में जब आप आयरन डालते हैं तो कुछ देर बाद सोल्यूशन का ब्लू कलर जो है ग्रीन हो जाता है, और आप देखोगे कॉपर, अगर आयरन नेल था उस पे ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट होगा। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे, यहाँ आयरन 0 में है, इधर सल्फेट आयोन पे -2 होता है तो आयरन पे +2 है। यहाँ देखिए कॉपर अकेला है तो 0, इधर सल्फेट पे -2 तो कॉपर पे +2। तो देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ये +2 से 0 में हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर घटा, ये रिडक्शन है, तो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो आप देखिए फ्री स्टेट में एलिमेंट का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, अंडा 0 लिया हमने, है ना, अनकंबाइंड स्टेट में। वैसे एल्कली मेटल कभी बना रही है ना, कंपाउंड्स अगर किसी और के साथ प्रेजेंट है तो ये हमेशा +1 रखेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा +2 रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले रूल पे चलते हैं, नेक्स्ट रूल। तो आपके बेसिकली एक रूल ही कह सकते हैं हम, हो गया। दूसरा रूल देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स में +1 होता है। मतलब जब हाइड्रोजन आप किसी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन तो +1 ही होगा। जैसे HCl में आपने देखा ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो इस पे -1 हमने बोला, इस पे +1 बोल दिया, है ना। वाटर को देखिए आप, वाटर को देखिए, वाटर में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो हाइड्रोजन पे +1, इस पे -2 होता है। इसको बाद में देखिए। तो हाइड्रोजन को जब भी मेजॉरिटी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन जो है वो कैसा होता है बेटा, +1 कैरी करता है, ठीक है। जैसे अमोनिया देखिए, अमोनिया के अंदर भी नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हर हाइड्रोजन कैसा है, +1 को कैरी कर रहा है। ये कितना, -3 को कैरी कर रहा है। तो हाइड्रोजन मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स में +1 होता है, एक्सेप्ट सेलाइन हाइड्राइड्स। अगर बेटा कभी आयनिक हाइड्राइड्स हैं तो आयनिक हाइड्राइड्स के अंदर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन -1 होता है, ठीक है। तो किसमें, सेलाइन हाइड्राइड्स, मतलब सेलाइन जो कंपाउंड्स आपके आयनिक हाइड्राइड्स ये बनाता है, मतलब कब, जब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होगा, जनरली मेटल्स के साथ जब ये होता है। जैसे देखिए सोडियम हाइड्राइड, एल्कली मेटल तो भैया +1 ही लेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा।
हाइड्रोजन को हाथ जोड़ के, अच्छा भैया भैया हम खा लेंगे इलेक्ट्रॉन, हमें कुछ मत कहिए, हम खा लेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम तो +2 ही लेगा, तो एक हाइड्रोजन -1, तो 2 पे कितना -2। तो यहाँ पे जो सेलाइन हाइड्राइड्स होते हैं काफी अनस्टेबल भी होते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन -1 के अंदर है, या क्वाइट अनस्टेबल सेलाइन हाइड्राइड्स, ठीक है। आयनिक हाइड्राइड्स अनस्टेबल होते हैं। तो हाइड्रोजन मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स में +1 ऑक्सीडेशन नंबर कैरी करता है, एक्सेप्ट अगर आयनिक हाइड्राइड्स एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ होता है तो वो तो इसको नहीं बख्शेंगे। वहाँ पे मेटल्स के साथ है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मेटल, तो हाइड्रोजन को हाथ जोड़ के हाँ भैया भैया हम खा लेंगे इलेक्ट्रॉन, हमें माफ़ करिए, वो ले लेगा, ठीक है। चलिए तीसरा बेटा देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन का, दैट इज जनरली -2। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा ऑक्सीजन का, वो क्या है, जनरली -2 होता है। जनरली -2 कैसे मैम, जैसे वाटर आपने अभी देखा, वाटर में ऑक्सीजन इज -2, मैग्नीशियम ऑक्साइड है बेटा, ऑक्सीजन इज -2। देख रहे हो, जो कंपाउंड आप सोच सकते हो, मेजॉरिटी केसेस जो आप जनरली यूज करते हैं, आप देखेंगे ऑक्सीजन -2 फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है ना। आप KMnO4, चलो इसको बाद में ले लेंगे कॉम्प्लेक्स, सिंपल ही रखो अभी। तो यहाँ पे क्या है बेटा जी, ऑक्सीजन -2 है। क्या ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है? नहीं, ऑक्सीजन हमेशा -2 नहीं होता। अगर बेटा आपने ऑक्सीजन पेरोक्साइड्स फॉर्म में लिया या सुपर ऑक्साइड में लिया तो वहाँ ऑक्सीजन -2 नहीं होता है। तो प्लीज नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो थर्ड वाला गाइडलाइन है इंपॉर्टेंट है बेटा। पेरोक्साइड में अगर कभी भी ऑक्सीजन दिखे तो पेरोक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। पेरोक्साइड जैसे देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 में ले लो, H2O2 में अब हाइड्रोजन कितना है, +1 है, तो 2 हाइड्रोजन कितने होंगे, +2। मान लो ऑक्सीजन का मैं X मान लेती हूँ ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 ऑक्सीजन पे कितना होगा, 2X। ये क्या लिखा मैंने, हाइड्रोजन का +1, 2 हाइड्रोजन है तो +2, एक ऑक्सीजन का मैंने X मान लिया तो 2 का 2X, और ये न्यूट्रल है तो बराबर कर दिया 0। तो 2X किसके बराबर है, -2 के, तो X -1। तो देखिए एक ऑक्सीजन पे बेटा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये पेरोक्साइड है। तो पेरोक्साइड O2 2- है, या हम ये कहें ऑक्सीजन हैज -1 चार्ज पर ऑक्सीजन एटम, -1 चार्ज पर ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन एटम पे -1 है ना, तो 2 पे कितना है, -2, मतलब समझ गए ना। तो ये पेरोक्साइड है, ठीक है। आगे देखिए बेटा सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने कहा KO2 है, चलिए इसमें पोटेशियम का +1, ऑक्सीजन का X मान लो, तो 2 पे 2X, न्यूट्रल है तो 0, तो 2X क्या होगा, -1, तो यहाँ पे X की वैल्यू है -1/2, तो एक ऑक्सीजन एटम का -½ है। तो पर ऑक्सीजन एटम -½ पर ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम में -½ है, तो 2 पे कितना होगा, हम इसको O2 -1 लिख सकते हैं। एक ऑक्सीजन पे अगर -½ है तो 2 पे -1 बनेगा, तो ये सुपर ऑक्साइड है। तो सुपर ऑक्साइड में कितना है, ऑक्सीजन -1 है, पेरोक्साइड में मतलब सुपर ऑक्साइड में पर ऑक्सीजन एटम -½ है, तो सुपर ऑक्साइड में -½ है, पेरोक्साइड में कितना है, -1 है, ठीक है। और ऑक्सीफ्लोराइड्स में बेटा प्लस में भी जाता है, जैसे O2F2 लीजिए, ठीक है। O2F2 में अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ऑक्सीजन का कितना है, -2, तो 2 ऑक्सीजन पे 2 × -2। अच्छा वो ले सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन बैठा है, और फ्लोरीन कहेगा इधर ऑक्सीजन, तो कान के नीचे देती हूँ, अभी मेरे सामने इलेक्ट्रॉन लेगा, तू मेरे होते हुए माइनस खाएगा। बताऊँ तुझे, अभी पता है मैं कौन हूँ, फ्लोरीन हूँ भैया, जाके पूछ लेना पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, हल्के में नहीं लेना हमको तुम। तो ये बोलेगा कि भैया ऐसा है, जाके पूछ कर आइए, हम -1 ही रहते हैं। तो एक्चुअली फ्लोरीन, एक फ्लोरीन -1 है, तो 2 फ्लोरीन -2, ऑक्सीजन पे मान लो X है, तो 2X प्लस -2 लिख दो इसको सीधा, हाँ। तो बेसिकली ये क्या होगा, 2X -2 = 0, तो X बना +1। ओरे बाबा, मतलब ऑक्सीजन पॉजिटिव भी होता है, अरे अरे अरे, ये क्या देख लिए हैं हम। चलिए OF2 देखिए, OF2 में भी 2 फ्लोरीन है, -2, ऑक्सीजन का X लीजिए, बराबर करिए 0, तो ऑक्सीजन भैया +2 है, इसमें इधर +2 है, ये तो -1 था फ्लोरीन, तो ऑक्सीजन तो +1 +2 -½ -1 में जा रहा है।
यस और नो? बिल्कुल जा रहा है। और कहीं जाता है, -1/3 भी होता है। ओजोनाइड्स, ओजोनाइड पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ओजोनाइड्स में जैसे KO3 है विच इज बेसिकली O3-, तो बेटा इसमें पता है आपको क्या होगा, इसमें -1/3 होगा, पर ऑक्सीजन -1/3, पर ऑक्सीजन एटम द चार्ज इज द ऑक्सीडेशन नंबर इज -1/3। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सीन है सारा, ये ऑक्सीजन का कहानी है। तो यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली ऑक्सीजन का -2 होता है, मगर देयर आर केसेस वेयर ऑक्सीजन इज गोइंग टू शो -1 पर एटम लाइक peroxides, -1/2 पर ऑक्सीजन एटम सुपर ऑक्साइड्स, -1/3 पर ऑक्सीजन एटम कैसे, ओजोनाइड्स, +1 +2 ऑल्सो। इसका मतलब अच्छी खासी रेंज हो गई है ऑक्सीजन की, देख रहे हो। चलिए, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था बेटा। फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं हैलोजेंस के बारे में। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजेंस की जनरली -1 होता है। फ्लोरीन विल ऑलवेज बी -1, फ्लोरीन -1 ही दिखाएगा, ठीक है। मगर बाकी हैलोजन एटम पॉजिटिव में भी जा सकते हैं। फ्लोरीन इज ऑलवेज गोइंग टू बी -1। फ्लोरीन तो सिर्फ कहेगा मैं सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मैं तो भैया जीतूंगा हमेशा। पॉलिंग स्केल पे मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 की है, जानते हो मुझे, मेरे सामने मत बोलना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजेंस की जनरली -1 होती है। फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, मगर बाकी के हैलोजेंस बेटा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी दिखा सकते हैं। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स बाकी वाले दिखा सकते हैं। जैसे जब आप हैलोजन को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जोड़ दे तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में भी आ जाएगा। कैसे शिल्पी मैम? आइए जरा देखिए, जैसे देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते, फॉर एग्जांपल ऑक्सी एसिड्स में, ऑक्सो एनायंस में, इनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है। कैसे मैम, कोई एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे देखिए HClO4, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ClO4- मैं इसको लिख सकती हूँ। कैन आई राइट इट? हाइड्रोजन +1 में ही है, यस। पर क्लोरिक एसिड, ओके। तो इसमें होगा क्या, क्लोरीन पे मान लीजिए X है, एक ऑक्सीजन पे -2 है, तो 4 पे कितना होगा, -8। तो -1 + 8 यानी X बना +7। देख लो अपनी आंखों से, क्लोरीन इज +7 हियर। क्लोरीन भैया +7 में बैठा है, देख रहे हो तुम, ये पावर है इसकी। गया, अरे हल्के में ले रहा बच्चू, हमको जानते नहीं हो तुम, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, अब क्या, और मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको आयोन्स के, उनके ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। थोड़ा आपको ये आने चाहिए, जैसे हेलोजेंस हैं, ऑक्साइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, सल्फाइड, है ना, हाइड्रोक्साइड, ये सबको एक बार बस PDF से एक बार विजुअलाइज करिए, नज़र मार लेना है। ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर, समझ गए, इंपॉर्टेंट है। ओके, कुछ नोट लिखिए बेटा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है किसी एलिमेंट का वो +8 होता है, वो भी रुथेनियम ऑस्मियम का, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट विल बी +8, है ना। कहाँ, किसके लिए? रुथेनियम एंड ऑस्मियम के लिए होता है, ठीक है। दूसरा, P ब्लॉक वालों के लिए रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये चीज आपको काम आएगी। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये है कि उनका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा और बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, ठीक है, मिनिमम से मैक्सिमम। अच्छा, ये कैसे बताएंगे शिल्पी मैम मिनिमम से मैक्सिमम? मैक्सिमम के लिए बेटा आप क्या करेंगे, ग्रुप नंबर में से 10 को घटा देंगे। मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, ग्रुप नंबर लीजिए, उस एलिमेंट के ग्रुप नंबर में से 10 को घटा दीजिए, ग्रुप नंबर -10। और मिनिमम के लिए बेटा ग्रुप नंबर में से 18 घटा दीजिए। चलिए लगा के देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लगाते हैं ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन फैमिली। तो 16 में से 18 गया -2, 16 में से 10 गया मतलब +6 मैम। ऐसा हो सकता है क्या ग्रुप नंबर 16 पे? बोलिए, -2 से +6 हो सकता है? यस, रेंज तो यही बनती है। तो मैम एक बात बताओ, इधर आओ शिल्पी मैम, आप एक बात बताओ, ऑक्सीजन +6 भी दिखाता है? नहीं, देखो ये रेंज है बेटा। रेंज का मतलब ये नहीं है कि हर एलिमेंट
उस पूरी रेंज के सारे ऑक्सीडेशन नंबर को दिखाएगा, ऐसा नहीं होता। रेंज मतलब ऐसा सेकंड पीरियड नहीं तो नीचे वाले एलिमेंट्स दिखा रहे होंगे कोई, है ना। तो इसका रेंज मतलब ये नहीं होता कि हर एलिमेंट का रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट का यही है, ओवरऑल ग्रुप का रेंज है ये, कि पूरे ग्रुप में वेरिएशन -2 से +6 होएगा ग्रुप नंबर 16 के अंदर, ठीक है। ऐसे ग्रुप नंबर 17 है अगर आपके पास हेलोजेंस, तो 17 में से 18 मतलब -1 से लेकर के 17 में से 10 गए +7 तक इनका रेंज होता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है। तो आप पी ब्लॉक के लिए रेंज बता सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का, कैसे बेटा, मिनिमम ग्रुप नंबर में से 18, मैक्सिमम के लिए ग्रुप नंबर में से आप 10 घटा दीजिए, ठीक है। ओके, समझ गए, बोलिए, इजी इजी। ओके चलिए आगे देखिए। अब मैम क्या सारे ऑक्सीडेशन नंबर को एक्स लेके हम निकाल सकते हैं? क्या सारे ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे एक्स लेके निकाले? नहीं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर में जो एक्स मेथड आप यूज कर रहे हो, मैं समझ सकती हूँ आपको उससे थोड़ा लगाव है एक्स मेथड से, मतलब ये नहीं है उसका हर जगह ठुसा देंगे, तो इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। और जो मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीडेशन नंबर की अभी, ये कुछ ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर हैं कुछ कंपाउंड्स के जो आपको स्ट्रक्चर से ही निकालने पड़ते हैं, तो आपको उस कंपाउंड को देखकर फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। वैसे स्ट्रक्चर्स बनाना हम ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, जब केमिकल बॉन्डिंग करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगी, मगर फिलहाल मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बता दे रही हूँ जो आपको स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर आपके पास ऑक्सी एसिड्स आ जाएं 2 या 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम के साथ, तो क्या करेंगे बताऊंगी अभी, ठीक है। देखिए जरा, ऑक्सी एसिड कौन है, पहले तो यही है ऑक्सी एसिड कौन है। ऑक्सी एसिड में आपको ऑक्सीजन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और एक और एलिमेंट मिलेगा, जनरली नॉन मेटल होता है इस तरीके से कुछ, मतलब जो आपका हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड जरूर होता है इस तरीके से, राइट। तो एक ऑक्सी एसिड आपके सामने आ गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और एक और एलिमेंट है, एक नॉन मेटल और है, जैसे फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड HCPO4 है ना। आप क्लोरीन के लिए पढ़ते हैं, तो वो सब के स्ट्रक्चर्स अगर बनाने हैं तो हम कैसे करेंगे, तो आई विल एक्सप्लेन। थोड़ा सा देखिए बेटा, अगर आपको स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हुए तो आप क्या करिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। देखिए, अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से कम आ जाए, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर अगर उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से कम आए, तो उसमें XX लिंकेज होता है। XX लिंकेज होने का क्या मतलब है शिल्पी मैम, यहाँ X का क्या मतलब है? X यहाँ मेरा सेंट्रल एटम है, X इज सेंट्रल एटम, ठीक है। इस पे लिख लो, फॉस्फोरस में एक्सेप्शन होता है, फॉस्फोरस में एक्सेप्शन होता है, उसको हम करेंगे आगे क्या एक्सेप्शन होता है। तो अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम आ जाए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से उस एलिमेंट का, तो वहां पे आप सीधा सीधा सेंट्रल एटम्स को जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर बेटा कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर आ जाए, तो सेंट्रल एटम के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट करना है, तो ये लिंकेज होता है स्ट्रक्चर में, याद रखना इसको। तीसरा केस, अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा आ जाए, तो वहां पे बेटा एलिमेंट्स में क्या होगा, पेरोक्साइड लिंकेज होगा। इफ वन सेंट्रल एटम, अगर एक ही सेंट्रल एटम होगा इस केस में, तो पेरोक्साइड लिंकेज तो जरूर होगा इस तरीके से, ठीक है, तो पेरोक्साइड आएगा। तो इस चीज को जरा नोट करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, और ये बहुत आपको भी आगे दिखेगा मैजिक, कि कैसे स्ट्रक्चर्स जो इंपॉर्टेंट है उनमें ऑक्सीडेशन नंबर में जब आप फंसते हैं तो आपकी किस प्रकार से सहायता की जाएगी। यू आर गोइंग टू सी दैट, ओके, वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। आइए जरा देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहीं पे, CrO5। किसी ने कहा कि भैया CrO5 के लिए बताइए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो हमने सोचा 1 मिनट, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैम ने सिखाया था X ले लो, ऑक्सीजन तो मैम ने कहा था मैक्सिमम -2 ही होगा, तो यहाँ पे आ गया X + 10। अब आप सिर खुजाने लगे कि ये तो लग नहीं रहा पॉसिबल होता है। अगर मैं क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D5 4s1, अरे ये तो मैक्सिमम +6 ही दिखा सकता है, +6 ही बेटा मैक्सिमम है इसका। इनके लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हो डी ब्लॉक वालों के लिए, इनके NS और N-1 D के इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दो।
आउटमोस्ट जो s है ns और n-1d वालों के इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दो तो आपको इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि भैया ये तो +6 है, अब ये तो +10 आ रहा है। अरे मैम ने एक चीज बताई थी, अगर मैक्सिमम है ना, अगर जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ केस 3, अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर बेटा ज्यादा आ जाए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से, जैसे कैलकुलेट किया 10 और मैक्सिमम हो रहा है +6, तो शिल्पी मैम ने बताया था बेटा वहां पे सोचना पेरोक्साइड लिंकेज होगा। तो हो सकता है शायद यहाँ पेरोक्साइड लिंकेज हो। एक ही एटम के अराउंड पेरोक्साइड लिंकेज कैसे बना सकती हूँ, इस प्रकार, है ना। तो दो पेरोक्साइड लिंकेजेस होंगी इसमें और एक ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड जुड़ा होता है। अब ये होता है इसका स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। आपसे कोई पूछे बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो आप स्ट्रक्चर से कैसे निकालेंगे, सिखाया था। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर डबल बॉन्ड तोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को -2, कम वाले को +2, इस बॉन्ड को तोड़ा ज्यादा वाले को -1, इसको +1, इसको तो 0 0 आएगा, है ना, इसको तोड़ने की चलो जरूरत नहीं है, क्रोमियम के रिस्पेक्ट में हमें बताना है। इसको तोड़ा, इसको -1, इसको +1, इसको तोड़ा +1 -1, इसको तोड़ा -1 +1, तो क्रोमियम इज 2 3 4 5 6। अरे वाह, तो यहाँ पे एक्चुअली क्रोमियम हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +6। अब मैं आपको एक टिप बताती हूँ, बहुत अच्छी टिप है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर आप कभी ऐसे केसेस में फंस जाएं जहां आपको देखे कि एक्चुअली जब हमने स्ट्रक्चर से एक्स मेथड लेके ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा आए, तो उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के ही बराबर होता है। पीछे जाके फिर से सुनिएगा ये बात, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अगर कभी आप देखेंगे कि किसी एलिमेंट के मतलब किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा आया है कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर, तो वहाँ उसका एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे यहाँ क्रोमियम +6 ही था, ठीक है। और ये चीज़ जो मैंने बताया बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपकी स्ट्रक्चर्स में। तो CrO5 तो आपने बना ही लिया है, आगे हम और देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, आइए मैं स्ट्रक्चर बना के फिर समझाती हूँ। वैसे सारे स्ट्रक्चर्स आप ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में सीख जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से मैं सिखाऊंगी वहां पर, तो आपको कोई टेंशन ही लेने का नहीं है। तो चलिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाले, अगर इसको तोड़ा तो -2 +2, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को माइनस, एक बॉन्ड को तोड़ा इसको -1, इसको +1, इसको तोड़ा -2, इसको +2, इसको तोड़ा +1 -1, तो 2 4 5 6, तो सल्फर इज +6। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, +6 है, ठीक है। चलिए H2SO5 में आप निकाल के देखिए, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 हाइड्रोजन में +2, सल्फर पे X ले लीजिए और यहाँ होगा -10, तो यानी कि बेटा X क्या निकला, +8। यहाँ पे तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा है, मैक्सिमम तो +6 होता है, मैक्सिमम तो +6 है, तो यानी कि शिल्पी मैम ने कहा था ऐसे केसेस में पेरोक्साइड लिंकेज बना देना है, पेरोक्साइड। अब कितना देखिए, सल्फर से एक तो पक्का पेरोक्साइड लिंकेज आएगी, और पेरोक्साइड आएगी तो हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा एक, तो 2 ऑक्सीजन खर्च हो गए, एक H खर्च हो गया, एक ऑक्सीजन बेटा पक्का डबली बॉन्डेड नॉन मेटल से जुड़ा होगा, तो 3 ऑक्सीजन खर्च कर दिए। अब क्या बचा, एक 2 3 खर्च हो गए, है ना। तो पॉसिबिलिटी है कि शिल्पी मैम सल्फर के पास 1 2 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 3 और बचे हैं इसके पास, तो क्या ऐसा कर सकते हैं, एक और डबल बॉन्ड O लगा दे। यस देखिए, 1 2 3 4 5, एक बचा 6, उस पे OH लगा दो, देखो इस तरीके से। अब ये सारे स्ट्रक्चर ल्यूइस डॉट में आप और अच्छे से समझेंगे, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स में व्हेन वी विल बी ड्राइंग प्रॉपर्ली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2, ये +2 बना, इस बॉन्ड को तोड़ा -1 +1, इसको तोड़ा -2 +2, इसको तोड़ा -1 +1, तो 2 3 4 5 6, यानी सल्फर इज एक्चुअली +6 ओवर हियर। देखिए मैंने कहा था कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से ज्यादा आए तो उस एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ही उसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर होगा वहां पर, समझे ना, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और भी हैं, स्ट्रक्चर्स जो मैंने लगाए हैं। देखिए
इसका नाम कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। जो बच्चा यहाँ तक पहुँच चुका है तो वो मुझे बताएगा इसी क्षण कमेंट सेक्शन में कि मार्शल्स एसिड और कैरोज एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। उनका फॉर्मूला लिखोगे और फिर मुझे बताओगे कि क्या है। ये चलो कर लेते हैं एक केस। इसका नाम क्या है बताओ? वही तो नहीं है कहीं ये? आ जाओ देखो बेटा, H2SO8 का स्ट्रक्चर। अब आपको मैंने वो ऑक्सीडेशन नंबर वाला तरीका पूरा है ना समझाया था। इसमें भी आप देखेंगे तो +2 + 2x -16 2x -14 तो x कितना आया +7। तो यहाँ पे भी पेरोक्साइड वाला सीन है, +6 से ज्यादा आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। तो पेरोक्साइड है तो सल्फर, दोनों सल्फर एटम्स के बीच में एक पेरोक्साइड लिंकेज तो जरूर है। ठीक है, अब बाकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाइए। 2 ऑक्सीजन खर्च हो गए तो कितने बचे हैं? 6। तो एक एक सिमेट्रिकल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। तो यहाँ पे हमारे पास 6 ऑक्सीजन खर्च हो गए। अब बचा 2H है, पक्का ही यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ लगा होगा हाइड्रोजन। तो ये पॉसिबिलिटी है स्ट्रक्चर की। ध्यान से देखिए, बना सकते हैं ऐसे, बोलिए यस। चलिए अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर देखते हैं। आइएगा जरा, इसको तोड़ा -2, ये कितना +2, इसको तोड़ा बेटा -2 +2, इसको तोड़ा -1 +1, इसको तोड़ा -1 +1। तो 2 3 4 5 6, ये वाला सल्फर है +6 पे। तो ऐसे ही बेटा ये भी सल्फर +6 पे होगा। ऐसे केसेस में आप क्या निकालते हैं? ऐसे केसेस में बेटा हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल सकते हैं। देखिए आप ये भी बोल सकते हो कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब मैम, यहाँ पर इसका क्या सीन हुआ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का? मतलब आप ये समझिए, एक सल्फर पे +6 ऑक्सीडेशन नंबर है, दूसरे सल्फर पे +6, टोटल कितने सल्फर थे? 2, तो +6 ही आया यहाँ पर ओवरऑल, है ना, +6 ही आया। दोनों सल्फर कैसे +6? इसका नाम पता करना है मुझे, नाम चाहिए तुमसे, समझ गए हो? चलिए आगे देखिए, टेट्राथायोनेट आयन S4O62- टेट्राथायोनेट आयन होता है। टेट्राथायोनेट आयन है, इसमें 4 के 4 सल्फर बेटा सीधे आपस में ही कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे ही आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके निकाल सकते हो। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है ब्लीचिंग पाउडर वाला, जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। व्हाट इज दिस? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हम इसे बुला सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर में देखिए, एक कैल्शियम है बेटा +2 में, ठीक है, एक क्लोरीन पे +1 होता है, मतलब एक तो इसमें क्लोराइड आयन होता है और एक हाइपोक्लोराइड आयन होता है। इस हाइपोक्लोराइड में ऑक्सीजन बेसिकली -2 होता है और क्लोरीन +1 होता है। तो एक क्लोरीन +1 है, एक -1 है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पूछती हूँ, मुझे बताइएगा कि Fe3O4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आयरन का। तो आप मान लीजिए मैम x है, तो 3 आयरन पे 3x -8 = 0। तो x कितना होगा +8/3। पर शिल्पी मैम ने तो कहा था फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर जैसी कोई चीज ही नहीं होती, तो ये क्या है? नहीं होती, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर ना बोल के आपका ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा ये एवरेज है। एवरेज का क्या मतलब? यहाँ पे Fe3O4 एक्चुअली एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। ये कैसे एग्जिस्ट करे? FeO और Fe2O3 की फॉर्म में, FeO और Fe2O3। यहाँ पे ये आयरन बेटा +2 में है, एक आयरन ये +3 में है, दूसरा आयरन भी +3 में ही होगा। तो आप देखिए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए इस मॉलिक्यूल में। एक आयरन +2 है, दूसरा आयरन +3 और तीसरा आयरन फिर +3 है, और कितने आयरन है ऐसे? 3। तो 3 और 3 6 और 2 8, +8/3 का ये मतलब है। समझ रहे हो, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा है, एक आयरन पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर था, 2 आयरन पे +3 था, तो ओवरऑल एवरेज लिया तो +8/3 आया। ठीक है, ये होता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको मैंने एक एग्जाम क्वेश्चन दिया है, अभी हमने देखा वैसे मार्शल्स एसिड और कैरोज एसिड का आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसी वक्त फॉर्मूला और ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द सेंट्रल एटम। ठीक है, समझ गए ना? चलिए
अब आगे देखिए जरा, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट भी पढ़ लेते हैं। तो अभी तक आपको क्या आता है, आपको रिडॉक्स रिएक्शन डिफाइन करनी आई, क्या कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर का वो समझ गए, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी आपने देखे। यहां से बेटा एक बार एजेंट्स देखिएगा। देखिए ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का क्या सीन है, जैसे हमारे पास यहाँ मैंगनीज किस में है बेटा, +7 में है, कहाँ चला गया, +2 में चला गया। तो आप देखिए जरा ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है। अच्छा, ऑक्सीलेटो में कार्बन +3 है, निकाल लो एक्स मेथड से, अब आपको आ गया है, स्पीड अप हो जाओगे धीरे धीरे। यहाँ कार्बन +4 में है, तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का मतलब क्या है, रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का क्या मतलब है बेटा, ऑक्सीडेशन है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है बेटा। जो स्पीशीज रिड्यूस होती है, आप देखिए ये रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे पर मैंगनीट आयन, है ना। तो जो भी स्पीशीज रिड्यूस होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाती है। जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और बेटा देखिए जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, समझे। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या होता है बेटा जी, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, नोट करिएगा। कर लिया, चलो आगे देखो। देखो अब बेटा नेक्स्ट वी विल सी टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। वैसे आप बचपन में कुछ रिएक्शंस जो पढ़ा करते थे, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आप कहते थे मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलता है। तो ये क्या है बेटा, देखिए मैग्नीशियम 0 से कहाँ चला गया, +2 में, ऑक्सीजन 0 से -2, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन ही तो है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर गिर गया। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन या डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस होते थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते थे, ये सब एक टाइप के रिडॉक्स रिएक्शंस ही थे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन और आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। वो बेसिक रिएक्शंस में आते हैं थोड़े। अभी जो आप अच्छे क्लासिफिकेशन में रिडॉक्स का देखेंगे वो कौन सा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन में, ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें सेम एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। क्या होता है, सेम एलिमेंट बेटा, जैसे यहाँ एग्जांपल देखिएगा, यहाँ फॉस्फोरस 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। आप जब इसे बेसिक मीडियम में लेंगे तो बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। कैसे डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, -3 और +1 में। आप अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा सबका, उसमें आप फास्ट हो जाओगे अपने आप। रूल्स मैंने गाइडलाइंस बता दिया। तो देखिए फॉस्फोरस बेटा ऑक्सीडेशन नंबर गिरा चुका है अपना, यानी रिड्यूस हो रहा है, और फॉस्फोरस ही बेटा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहा है, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जब सेम एलिमेंट एक रिएक्शन के दरमियान रिड्यूस और ऑक्सीडाइज दोनों हो जाए तो हम कहते हैं कि वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है। एक और एग्जांपल है, देखिए सल्फर नीचे, यूजुअली जो डिस्प्रोपोर्शनेट है इनका नॉन मेटल्स का, वो बेसिक मीडियम में होता है जनरली, ओके। तो यहाँ 0 से है, 0 से बेटा कहाँ चला गया है, देखिएगा जरा -2 के अंदर। तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर गिर चुका है, ठीक है। और बेटा जी यहाँ +2 में हो गया है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। तो यही क्या है, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब एक बात लिखिएगा कॉपी में, जब भी बेटा कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो या लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करता, ठीक है। अगर एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है या लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इट विल नेवर डिस्प्रोपोर्शनेट, नेवर डिस्प्रोपोर्शनेट। ऐसे ही बेटा एंड फ्लोरीन ऑल्सो नेवर डिस्प्रोपोर्शनेट। ये दो बातें ध्यान रखिएगा इसके लिए, ठीक है, कि जब भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लोएस्ट में, या फ्लोरीन भी आप लीजिए, दे विल नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट। ऐसा क्यों है शिल्पी मैम, क्योंकि बेटा डिस्प्रोपोर्शनेट होने के लिए आप ऑक्सीडाइज भी होने चाहिए और रिड्यूस भी होने चाहिए। तो अगर आप अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं तो आप और ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे,
तो आप डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे। अगर आप अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आप और रिड्यूस नहीं हो पाएंगे, तो आपका एक दरवाजा बंद हो गया तो आप डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हो पाएंगे। यानी कि अगर आप किसी एलिमेंट को डिस्प्रोपोर्शनेट करना चाहते हैं, इट शुड बी प्रेजेंट इन इट्स इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो आप लिख लीजिए डिस्प्रोपोर्शनेट होने के लिए एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन इट्स इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बेटा जी, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में वो होना चाहिए। ठीक है, क्या कोई और है मैम इंपॉर्टेंट रेडॉक्स रिएक्शन? एक और आप लिख लीजिए, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होता है और जुड़ के एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ चला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर अमोनियम नाइट्राइट में हमारे पास अमोनियम आयन है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर X मान लो, 4 हाइड्रोजन में +4, ओवरऑल +1 चार्ज है, ये न्यूट्रल नहीं है ना तो +1, तो यहाँ पे X आएगा -3, तो नाइट्रोजन -3 में है। नाइट्राइट में देखिए NO2 माइनस, नाइट्रोजन को X ले लीजिए, 2 ऑक्सीजन पे -4 और ओवरऑल -1 है, तो यहाँ से X कितना बनेगा, +3 बनेगा, तो +3 है। तो देखिए अमोनियम नाइट्राइट यहाँ से नाइट्रोजन -3 +3 से कहाँ जा रहा है, 0 में। तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट से जुड़ के जब वो एक सिंगल में चला जाए, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा, वो क्या है, कॉम प्रोपोर्शनेशन है। ठीक है, समझ गए, इंपॉर्टेंट बात है ये। ओके, इसके बाद एक और चीज मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, पहचानोगे कैसे, देखो आप क्या करिए, ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की निकालिए। अगर बेटा किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है, किसके बराबर है बेटा, उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है, ये मैक्स लिखा हुआ है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। कैसे मैम, कैसे, देखिए KMnO4, मैंगनीज इज प्रेजेंट इन +7, तो जब आप अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आप सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं खुद को, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। तो अगर आप अपना रिडक्शन कर रहे हैं तो आप दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो यानी आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे, है ना। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड को देखिए, नाइट्रोजन +5 के अंदर है, नाइट्रोजन किस में है बेटा, +5 में है, तो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खा ही सकता है, खा के लो में आ सकता है ना। तो ये चीज होती है कि जब भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, है ना, तो वो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर वो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर एलिमेंट बेटा सेंट्रल एटम अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ऐसा क्यों शिल्पी मैम, क्योंकि अगर आप मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो आप और इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते, आप और रिड्यूस नहीं हो सकते, आप दूसरे को रिड्यूस कर सकते हो खुद ऑक्सीडाइज होके, है ना, खुद अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाकर दूसरे को आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, तो आप एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड में देखिएगा सल्फर -2 है और इलेक्ट्रॉन खा के जाएगा कहाँ, अमोनिया में देख लीजिए नाइट्रोजन -3 में है, तो और इलेक्ट्रॉन कैसे खाइएगा, जब अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ठीक है, तो आप एक रिड्यूसिंग एजेंट ही हो सकते हैं। अगर बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट हो जाए उसकी मैक्सिमम मिनिमम के बीच में, तो इट कैन बिहेव बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो बेटा वो ना दोनों का ही काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग का भी और किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का भी। ओके, जैसे देखिए H2O2 में हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन इज -1, तो ऑक्सीजन क्या कर सकता है, -1 से 0 में भी आ सकता है और -2 में भी रिड्यूस भी हो सकता है, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है ना, है ना। HNO2 में देखिए नाइट्रोजन को +3 से कहाँ आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, तो ये केस होता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। ओके, नोट करना अच्छे से, काफ़ी काम आता है क्वेश्चंस में। आगे जाने से पहले नैतिक का फिर क्वेश्चन आ गया है सामने कि सर एकलव्य टेसीज कब तक आएगी, तो नैतिक बेटा आप बिल्कुल सही समय पर आए हो। पहले तो इतना इंतज़ार किया आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार दिया आपने एकलव्य टेस्ट सीरीज़ को। तो बेटा वी आर लॉन्चिंग दिस सीरीज़ ऑन 15 जुलाई 6 PM, तो आप उसका रिमाइंडर ऑन कर लीजिए सेशन का। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स ज्वाइन करने का फ्री में
एक लिंक होगा, उसके नीचे आपको होगा इस सेशन का लिंक, तो उसको टैप करके आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। 15 जुलाई 6 बजे एकलव्य टेस्ट सीरीज का लॉन्च, मच अवेटेड। चलिए अब कुछ सवाल करते हैं। आपको मैंने इतना पढ़ाया है तो अभी तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो भी हमने रिडॉक्स में पढ़ा, मेन चीज़ें हमने बेसिक्स कर लिया, हमने ये देख लिया कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं, फिर हमने थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, उस पर हमने आइडिया लिया, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पे हमने आइडिया लिया। अब उसी पे हम कुछ सवाल करेंगे। ये सवाल कहता है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। तो आपको टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन से मैच करना है। वैसे तो इजी ही होता है, आप डिस्प्रोपोर्शनेशन को ढूंढ लीजिए। सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा होगा। H2O2 में ऑक्सीजन -1 है, -1 से -2 गया, और ये देखो O2 यहाँ लिख देती हूँ, और 0 में आ गया, तो यानी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो गया। तो यही लग रही है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। होगी क्या बताइए? डी बेटा 1 से मैच कर रहा है, और शर्म आनी चाहिए एंटी को, ऐसे ऑप्शंस दी है जिसमें एक ही ऑप्शन में डी 1 से मैच कर रहा है। चलिए और देख लेते हैं बाकी। कॉम्बिनेशन है, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट ढूंढना आसान है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। यहाँ देखिए कैल्शियम वेनेडियम पेंटॉक्साइड में क्या कर रहा है? वेनेडियम को तो धक्का मार के कर दिया आउट, मैं आऊंगा ऑक्सीजन के साथ, मैं घूमूंगा, तो डिस्प्लेस कर दिया है। तो सी क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, 4 के साथ आएगा। तो आंसर तो दिख ही रहा है। अच्छा, अब आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए, कंबशन जनरली कॉम्बिनेशन में होता है, ऑक्सीजन कंबाइन हो गया है इधर, तो कॉम्बिनेशन। और आपका डीकॉम्पोजिशन देखिए, आपने हीट की प्रेजेंस में सोडियम हाइड्राइड को तोड़ दिया है ना, एक सिंगल सब्सटेंस टूट गया 2 पार्ट्स में, तो ये थर्मल डीकॉम्पोजिशन है। तो इसी के साथ बेटा ऑप्शन नंबर डी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल कहता है स्पीशीज विच डज नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इनमें से कौन स्पीशीज है जो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा? डिस्प्रोपोर्शनेट वो नहीं होगा जो अपनी हाईएस्ट या लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। करेक्ट। और अब आप देखिए जरा, 4 2 8 ये बनेगा, क्लोरीन X है अगर, तो -8 = -1, यानी अरे मैम क्लोरीन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो बेटा और हाई में नहीं ले जा सकते आप, इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, केवल रिड्यूस ही कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर तो भाई आते ही हमें मिल गया, दैट वाज ए। ठीक है, वो करेक्ट था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस है। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का कंडीशन आप जानते हो, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज होना चाहिए, सेम एलिमेंट रिड्यूस होना चाहिए, तो वी विल से कि वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अच्छा, अब हम देखिए कॉपर +1 से बेटा ऑक्सीडाइज होके +2 में गया, रिड्यूस होके 0 में आया, डिस्प्रोपोर्शनेट। यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 4 2 8 है, ये -8 और ये 6, ये +6 है, तो +6 से देखिए +7 में गया ऑक्सीडाइज होके, +4 में आया रिड्यूस होके, ये भी है। ये दोनों डिस्प्रोपोर्शनेशन हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंगनीज बेटा अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जब एलिमेंट हाईएस्ट या लोएस्ट में है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करता, यानी 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। कर लिया था सही। इस तरीके के क्वेश्चन काफी आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, समझ गए? काफी क्वेश्चंस आते हैं। हाँ चलिए, बाकी मेरे को हर टाइप के बाद बेटा बहुत सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपको प्रैक्टिस बखूबी करनी है ना। ऐसे सवाल जैसे ये क्वेश्चन आ रखा है, देखिए कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सल्फर का आप निकालिए इन आयोन्स के अंदर, और उसका करेक्ट ऑर्डर बताइए। अब आपका मन करे आप स्ट्रक्चर से करिए, ऐसे करेंगे आप एक्स मेथड से, एक्स है -6 = -2, फिर ये देख लेना कहीं पेरोक्साइड वाला कुछ ऐसे सीन तो आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये कितना होगा? x +4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 2x -8 = -2, यानी कि 2x कितना होगा बेटा? +6, यानी x कितना है? +3 है। +3 होगा शिल्पी मैम, क्या ऐसा हो सकता है? +3 है, 2x -8 = -2, तो x तो +3 आया, +3 होगा सल्फर। यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो किस तरह से +3 बना, तो पर सल्फर एटम +3, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। आगे देखो S2O6 2-, तो 2x -12 = -2, तो 2x क्या है बेटा? 10, तो x कितना है? +5। तो अगर हम इस सीक्वेंस को फॉलो करें तो +5, ठीक है,
फिर उसके बाद सल्फाइड आयन, फिर यानी ये सीक्वेंस बनता है। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए चेक करके क्या सही है, यही ऑर्डर निकाला आपने बी वाला। स्ट्रक्चर तो बना सकते हो जो मैंने बताया था, है ना। तो क्या इसमें सल्फर सल्फर लिंकेज होगी, इसमें स्ट्रक्चर बनाओ उसी तरीके से। आंसर तो सही हो गया बी, ठीक है। चले आगे, हाँ जी चलिए नेक्स्ट। नहीं तुम्हारा लाइट नहीं गया है, मजा तो आ रहा है ना सेशन में, चलो बढ़िया। ये जो अभी अंधेरा हो गया था कुछ देर पहले, जेई की तैयारी भी ऐसी ही लगती है ना, एकदम अंधेरे में। क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है, कब क्या पढ़ना है, कौन सा हाई वेटेज टॉपिक है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं पता। बस कोई रोशनी बनकर आए और एक ऐसा रास्ता दिखा दे कि कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, यहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, तो ये अंधकार अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो बेटा कुछ ऐसा ही है हमारा एकलव्य टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने दिन रात ये मान लो इतनी मेहनत करी है तुम्हारे लिए, एग्जैक्ट डिकोड कर दिया है जेई एग्जाम का पेपर पैटर्न। और इस साल इसी टेस्ट सीरीज से सबसे ज्यादा सवाल मैच करेंगे, डंके की चोट पे कहते हैं। इसमें हर हफ्ते आपके शेड्यूल टेस्ट रहेंगे कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक्स के ऊपर, उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करते हुए चलना। चलो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। Comes ये बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों बचपन में बड़ा बैलेंसिंग करते थे, हिट एंड ट्रायल मेथड, एल्जेब्रिक मेथड, एबीसीडी मेथड। अभी आओ तुम्हें सारे मेथड्स बताती हूँ। बेटा बैलेंसिंग करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस की हम लोग किस मेथड से। अगर आप किताबें उठाएंगे तो बैलेंसिंग में आपको दो तरीके दिए होते हैं। पहला तरीका आपको दिखेगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा तरीका हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और बेटा हाफ रिएक्शन मेथड। तो अब करिएगा क्या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में करिएगा कोई भी नहीं, क्योंकि जेई एग्जाम में हमें निकालना है फास्ट मेथड और वो है शिल्पी कौशिक मेथड। तो शिल्पी मैम का मेथड आप यूज करेंगे एग्जाम में, क्योंकि आप जेई एग्जाम देने जा रहे हैं। कोई सब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा कि आप भैया आयन वाले से करिए या आप ऑक्सीडेशन नंबर से करिए। हम बीच का रास्ता निकाल के एक ऐसा मेथड यूज करेंगे जिससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, और वो तो हो सकता है शिल्पी मैम का मेथड। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, शिल्पी मैम के मेथड में है सिर्फ 3 स्टेप्स। ओके, सिर्फ 3 स्टेप्स। और क्या है वो 3 स्टेप, आइए जरा देखिए। बेटा सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये कहता है बैलेंस द एटम्स। प्लीज देखिएगा, बैलेंस द एटम्स गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। बैलेंस द एटम्स गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। जिन एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले आप उन एटम्स को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले उन एटम्स को बैलेंस करेंगे जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ओके, सेकेंड स्टेप होता है बेटा बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहला क्या है स्टेप, बैलेंस द एटम्स गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। दूसरा बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और बेटा तीसरा क्या है, बैलेंस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड चार्ज एज पर मीडियम। इतना बढ़िया तरीका है कि कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, सारा सरपट सारी कंफ्यूजन दूर परे हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है, 3 ही तरीका है, मतलब 3 ही स्टेप है। बैलेंस द एटम्स जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे हैं, बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड चार्ज एज पर द मीडियम। ओके, एज पर मीडियम मतलब बेटा अगर एसिडिक मीडियम है तो आप पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे वाटर ऐड करके, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H+ आयोन्स ऐड करके, और बेटा चार्ज जो है वो ऑटो बैलेंस हो जाएगा, ऑटो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर बेटा मीडियम बेसिक है तो बेसिक मीडियम में पहले आप चार्ज को बैलेंस करिएगा OH आयोन्स को डालकर, ठीक है। फिर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करिएगा वाटर को ऐड करके, और बेटा यहाँ हाइड्रोजन ऑटो बैलेंस हो जाएगा। अभी प्रैक्टिस कराऊंगी, अप्लाई कराऊंगी क्वेश्चन पे, पूरे धड़ाधड़ सवाल बनने लगेंगे ऐसे एकदम स्पीड ऑफ लाइट से,
ठीक है। तो हमें क्या करना है इसके मेथड में, सबसे पहले आंख बंद करिए, रिवाइज करिए। सबसे पहले वी विल बैलेंस द एटम्स जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। सेकंड स्टेप में वी विल बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। थर्ड में वी बैलेंस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड चार्ज एज पर द मीडियम। अगर मीडियम एसिडिक है तो पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे पानी डाल के, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे H+ आयन डाल के, और चार्ज ऑटो बैलेंस्ड होगा। अगर बेसिक मीडियम है तो पहले चार्ज बैलेंस करेंगे OH आयन्स डाल के, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे पानी डाल के, और हाइड्रोजन ऑटो बैलेंस होगा। दिखाइए मैम इसका कोई करिश्मा दिखाइए, क्या सच में सवाल हो पाएंगे इस तरीके से? तो आइए जरा देखते हैं, चेक कर लेते हैं भैया। चेक नहीं करेंगे तो ऐसे हवा में बातें करने का क्या फायदा है ना। तो देखिए मैं एक रिएक्शन लिखती हूँ आपके सामने। बेसिक मीडियम में जिंक है, ओके, नाइट्रेट आयन है। बेसिक मीडियम में जिंक +2 में, और ये अमोनियम में चला गया, कुछ ऐसा रिएक्शन है। मीडियम है बेसिक। तो सबसे पहले मैम ने कहा था बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस। तो पहले तो मैं यही ढूंढ लूँ कौन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है भैया, पता चले हम उसी में कंफ्यूज हो गए, है ना। ऑक्सीडाइज रिड्यूस कौन हो रहा है पहले चेक तो कर लेते हैं। आइए जरा देखिए बेटा, यहाँ पे जिंक है 0 में, और जिंक भाई साहब 0 से चले गए हैं +2 के अंदर, ठीक है। नाइट्रोजन कितने में है देखिए, x - 6 = -1, यानी नाइट्रोजन है बेटा +5 के अंदर, ठीक है। ये तो निकाल लोगे ना, एक बार बता रही हूँ ऑक्सीडेशन नंबर, फिर आगे खुद। यहाँ पे देखिए x है तो +4 = +1, तो यहाँ पे कितना है -3 है नाइट्रोजन, ठीक है। -3 आ गया बेटा नाइट्रोजन, ओके। तो आप देखिए सबसे पहले किसका ऑक्सीडेशन हुआ, 0 से +2 ऑक्सीडेशन हुआ जिंक का। एक जिंक बैलेंस है। नाइट्रोजन +5 से -3 आया, यानी कि रिडक्शन, एक नाइट्रोजन। तो पहला स्टेप तो खत्म। पहला स्टेप क्या था, बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। हमने देखा एक जिंक, एक नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, बल्ले बल्ले पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था, बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो बेटा, अगर मुझे बैलेंस करना है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो कैसे होता है देखिएगा। देखिए ऑक्सीडेशन के लिए बेटा 2 से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, देखो 0 से +2 हो गए, 2 से ऑक्सीडेशन में बढ़ा, और ये नाइट्रोजन 5 से -3 आया, तो मतलब 5 और 3 8, 8 से घटा। सेकेंड स्टेप ये कहता है ये जो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज और डिक्रीज है ये सेम होना चाहिए, यानी जितने से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है उतने से ही घटना चाहिए। तो अगर बेटा 2 से बढ़ा है 8 से घटा है तो 2 वाले को 8 बनाने के लिए मैं 4 से गुना कर दूं, बोलो बिल्कुल कर दो मैम। अब 4 से गुना मैं करूंगी तो चेंज कैसे 4 से गुना हो पाएगा, यहां भी मुझे 4 लगाना पड़ेगा और यहां भी 4। ये स्टेप देखो, एक बार मैं माइक चेक करती हूँ, फिर से देखो, एक बार दोबारा बता दूंगी क्या कहा मैंने कहा अगर आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना चाहते हो तो आपने देखा यहाँ 2 से बढ़ा, ये 8 से घटा, तो 8 से ही बढ़ा भी दो, 4 से गुना कर दो 2 वाले को। अब 4 से गुना करना, यहाँ भी 4 लगाओ, यहाँ भी, दोनों के आगे 4 लगा दिया। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज बैलेंस हो गया। देखो एक जिंक में 2 का इंक्रीमेंट था, 4 में 8 का इंक्रीमेंट और 8 का ही डिक्रीमेंट है नाइट्रोजन में, तो लेन देन बराबर हो गया। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बराबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सेम होने के बाद तीसरा स्टेप क्या था, मीडियम। देखिए यहाँ मीडियम बेसिक है, और बेसिक मीडियम अगर था तो उसमें पहले चार्ज को बैलेंस करना था OH आयन डालकर। चलिए देखते हैं कितना चार्ज है, चार्ज गिन लेते हैं। यहाँ देखिए बेटा -1 चार्ज है, और इधर बेटा एक जिंक पे +2 है तो 4 जिंक पे +8 होगा, एक अमोनियम पे +1, यानी यहाँ +9 है। -1 +9 कैसे बराबर करूं, चार्ज के लिए OH आयन डाल दो, कितने डालूं, यहाँ 10 OH आयन डाल दो। अगर 10 OH आयन डाले तो देखो ना +9 -10 -1 हो जाएगा, डाल दो भाई, किसी से पूछने की जरूरत है। 10 मोल OH आयन डाल दिए मैंने, सोचो 10 डाल दिए, क्यों डाले, ताकि चार्ज बराबर हो पाए, क्योंकि इधर चार्ज -1 था, इधर 4 2 +8 और +9 था, तो +9 को -1 कैसे बनाओ, -10 OH आयन, मतलब 10 OH आयन्स डाल दिए मैंने उधर, ठीक है। तो ठीक है, आपने चार्ज बैलेंस किया। फिर वो क्या कहता था, ऑक्सीजन को बैलेंस करिए पानी डाल के।
आइए जरा ऑक्सीजन को बैलेंस करिए पानी डाल के। यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 10 ऑक्सीजन है, 10 ऑक्सीजन। यहाँ कितना है? 3 है। अरे दादा 3 ऑक्सीजन है, तो क्या करिए 7 पानी डाल दीजिए, 7 पानी डाल दीजिए। डाल सकती हूँ, देखिए 7 पानी डाल दीजिए, ठीक है। और वो कहता था कि बेटा ऐसा है हाइड्रोजन ऑटो बैलेंस हो जाएगा। देख लेते हैं जरा, 14 हाइड्रोजन, यहाँ 4 और 10, अरे वाह 14 हाइड्रोजन। ये तो मैम बल्ले बल्ले वाला मेथड है एकदम, यानी सटीक मेथड। कुछ नहीं करना, ना पन्ने भरने, ना इधर उधर का अड़ंगा मचाना, ना कोई रायता फैलाना। सिंपल 3 स्टेप्स थे। पहले एटम्स को बैलेंस किया जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे थे, फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस किया, फिर मीडियम के हिसाब से रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। ये दैट्स सो नाइस। और एग्जांपल लें जरा ताकि और क्लियर हो जाए। चलिए अब एक काम करते हैं, मीडियम बदल के ले लेते हैं। आइए इसको ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, कहता है बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। इस बार जो मीडियम है वो कैसा है? एसिडिक है। चलिए जरा एसिडिक है तो इसका भी काम तमाम कर देंगे जरा। पर मैंगनेट आयोन सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स मैंगनीज +2 प्लस HSO4 माइनस। ओके, पहला स्टेप लिख लेते हैं, मन में याद करिएगा। तो पहला स्टेप क्या था? बैलेंस द एटम्स गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। देख लेते हैं, मैंगनीज +7 में है, सल्फर +4 में है, मैंगनीज +2 में है। यहाँ सल्फर बता दो कितना है? +6 के अंदर है। देखो भाई कैसे मैम कैसे निकालेंगे? अरे हाइड्रोजन +1 सल्फर का x, ये -8 इज इक्वल टू -1, तो कितना है? x -7 इज +6, ठीक है +6। आइए जरा, क्योंकि ये स्टेप ही गलत कर दिया ना बेटा, तो फिर सारा आगे सवाल करने का फायदा नहीं होगा। तो बेहतर है थोड़ा समय लेके सही से कर दो वहीं पे, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ हुआ रिडक्शन और बेटा जी यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन। एक मैंगनीज एक मैंगनीज, एक सल्फर एक सल्फर, तो भैया पहला स्टेप तो खत्म, काम तमाम। दूसरा स्टेप बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए बैलेंस करते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। +7 से +2 यानी 5 से डिक्रीज हुआ, +4 से +6 यानी 2 से इंक्रीज हुआ। अरे अब क्या करें? इसको बराबर कैसे करें? बहुत आसान है, ऑड इवन का चक्कर है। अगर समझ नहीं आ रहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 वाले को तो 2 से गुना कर दो। देखो 5 वाले के सामने 2 2 लगा दो, और 2 वाले के सामने 5, 2 वाले को 5 से गुना कर दो, 2 वाले को 5 से, 5 और 5 चेक कर लो। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज बैलेंस हो गया, 10 से डिक्रीज हो रहा है और 10 से ही इंक्रीज हो रहा है। चेक कर लो, 10 से इंक्रीज 10 से डिक्रीज, तो बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो चुका है वो बैलेंस, ठीक है। उसके बाद मीडियम देखिए, यहाँ मीडियम बेटा एसिडिक है, और वैसे भी आप जानते हो मैंगनीज +7 से +2 में जाता है एसिडिक मीडियम के अंदर। नहीं जानते तो आगे मैं कराऊंगी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, वी विल डू थिंग्स, यू विल अंडरस्टैंड, ओके ठीक है। तो यानी कि शिल्पी मैम एसिडिक मीडियम में तो आपने कहा था ऑक्सीजन को बैलेंस करना है पानी डालकर, बताइए मैम। चलिए 4 2 8, ऑक्सीजन को OX लिख देती हूँ वरना 80 दिखेगा तुम्हें, ठीक है। तो 4 2 8 ऑक्सीजन प्लस 5 2 10 ऑक्सीजन, 18 ऑक्सीजन है इधर, और इधर 5 4 20 ऑक्सीजन, 20 ऑक्सीजन। तो यानी 2 पानी डाल दो इधर, 2 की कमी थी ना, देखो 4 2 8 5 2 10, 18 में 2 डाला 20 ऑक्सीजन इधर है और 20 ऑक्सीजन उधर है, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट था हाइड्रोजन को बैलेंस करिए बेटा जी H+ आयोन डाल करके, हाइड्रोजन को बैलेंस करिए H+ आयोन डाल के। तो 2 2 4 हाइड्रोजन, इधर बेटा 5 है, 4 2 और 2 4 हाइड्रोजन लिख देते हैं, 4 हाइड्रोजन है इधर, और इधर बेटा जी 5 हाइड्रोजन है। तो यानी यहीं पे कमी है एक H+ आयोन की, तो डाल देते हैं। ये कहता था कि चार्ज ऑटो बैलेंस हो जाएगा, चेक कर लेते हैं कितनी सच्चाई है इसमें भैया। ऑटो बैलेंस -2 चार्ज और +1, -2 +1 यानी कि -1 का चार्ज है इधर। यहां देखो 2 2 4 +4, एक मैंगनी से +2 है तो 2 से कितना आएगा? +4, और यहाँ -5 यानी -1। अरे क्या सही मेथड है भाई साहब, मजे आ गए, मतलब एकदम रिएक्शन बैलेंस है। देखिए पूरा रिएक्शन बेटा रेडॉक्स का आपने बैलेंस कर दिया है, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम, यही तरीका लगाना है और बिल्कुल नहीं फंसोगे, गारंटी है मेरी।
फंसोगे तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब इसका तुम्हें प्रैक्टिस करती रहनी है प्रैक्टिस। आइए जरा एक और करा दीजिए जरा शिल्पी मैम को लूट लो तुम जरा पहले, है ना, मैम को ही लूट लो पूरा। ये वाला आसान है, घर से दे रही हूँ होमवर्क। अगला मैं करती हूँ, एक मुश्किल वाला थोड़ा सा कर लेते हैं जिसमें शायद आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। इसको मैं करा देती हूँ, ओके। चलिए देखिए, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। एक और देखिएगा, वो वाला केस सिंपल है, इसे सिंपल वाली है, ठीक है। ये वाली तो हो जाएगी। इधर आओ, देखो बेटा, अगर कभी आपके सामने ऐसा स्थिति आ जाए कि आप एक कंपाउंड देख रहे हैं, उस कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं, ऐसा आता है एग्जाम में। ये तो एग्जाम में पूछी हुई इक्वेशन है, ठीक है, इसके कोफिशिएंट्स पूछे थे एज इट इज। तो अगर कभी आपके सामने ऐसा सिचुएशन आ जाए, एक रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग दी गई है और उसमें बेटा क्या है ना, आपके सामने एक कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं, तो घबराइएगा नहीं। जैसे देखिए यहां पर देखते हैं, आयरन +2 में है, ऑक्जेलेट में कार्बन +3 में है, यहाँ आयरन +3 में है और कार्बन +4 में है, मैंगनीज तो दिख ही रहा है +2 में, तो यहाँ मैंगनीज +7 में है। तो कितनी चीजों में रायता फैला हुआ है, देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 से बढ़ा, अच्छा कार्बन देखिए +3 से +4 हो गया, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर भी 1 से बढ़ा, ओके। अब देखिए जरा, यहाँ पे मैंगनीज बेटा 5 से डिक्रीज हुआ, तो अब ये क्या केस है, इसमें 2 एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, एक का डिक्रीज हो रहा है। तो अब 2 का बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, बिल्कुल वही अप्रोच रखना है। सबसे पहला अप्रोच, बैलेंस द एटम्स गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस। तो पहले स्टेप के हिसाब से ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन 1 है, 1 आयरन, यहाँ 2 कार्बन मगर यहाँ 1, तो इसको भी 2 बना दो। बैलेंस द एटम्स गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो हमने क्या किया, यहां से अच्छे से देख लो, मैंने 2 लगाया है, जगह कम है तो और अच्छे से दिखा देती हूँ। प्लस था इधर, है ना, हमने क्या किया, यहाँ 2 लगा दिया। क्यों लगाया है 2 समझे, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है तो इधर भी 2 कर दिए, एक मैंगनीज एक मैंगनीज। तो पहला स्टेप खत्म, बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। दूसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप समझिए बेटा, यहाँ पर ये जो कार्बन है ना, एक कार्बन +3 से +4 जा रहा है, एक कार्बन में 1 का चेंज है, मगर एक आयरन ऑक्सीलेट में अगर आप देखो 2 कार्बन एटम है, तो 2 में कितने का चेंज है, 2 का। ये चीज बहुत ध्यान से पढ़नी है। देखो एक कार्बन में बेटा 1 का चेंज है, +3 से +4 हुआ, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन में कितने का चेंज है, 2 का, ठीक है। तो टोटल FeC2O4 के अंदर कितने का चेंज आया है, टोटल चेंज देखिए 1 आयरन का और 2 कार्बन का, यानी 3 का इंक्रीमेंट है। टोटल इंक्रीमेंट 3 का है, अब आप ये मानेंगे, और यहाँ पे डिक्रीमेंट टोटल कितने का है, 5 का है। तो अब आपको यहाँ से बैलेंस करना है चेंज, मतलब 3 वाले को 5 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो भैया जल्दी बोलिए, 3 वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और 5 वाले को शिल्पी मैम 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि लेन देन बराबर करनी है। अब अगर मैंने 3 वाले को 5 से मल्टीप्लाई किया तो देखो कहाँ कहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा मैम, यहाँ पे 5 आएगा, ओके, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, और यहाँ भी तो आएगा, 5 आएगा और 2 पहले से ही था, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 10, यानी यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, 10 बनेगा। 10 बहाने करके ले गए दिल, 10 बना। क्यों बना समझे, दोबारा बताओ, दोबारा मैम समझे, दोबारा बताओ। देखो ये कहा मैंने, आप FeC2O4 में टोटल चेंज, टोटल इंक्रीमेंट कितने का है, आयरन में 1 का इंक्रीमेंट आया, पर कार्बन 1 का चेंज था, यहाँ 2 कार्बन है तो 2 का चेंज आएगा। जो चेंज ऑक्सीडेशन नंबर आप हमेशा पर मॉलिक्यूल देखते हो, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 2 कार्बन में 2 का, तो टोटल 2 और 1 3 का चेंज आया, तो 3 का इंक्रीमेंट और 5 का डिक्रीमेंट बराबर करना है। तो 3 वाले को 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 5 आया, यहाँ 5 आया, और बेटा यहाँ भी 5 आएगा, जो 2 पहले से था, तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, ठीक है। अब जब मैंने 5 वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए कहाँ 3 आएगा, यहाँ 3, यहाँ 3। तो कुछ रिएक्शन में दोबारा लिखती हूँ, ऐसी है, 5 मोल FeC2O4 प्लस 3 मोल MnO4 माइनस गिव्स 5 moles of Fe+3 plus 10 moles of CO2 plus 3 moles of Mn+2,
देखिए कुछ ऐसा हो चुका है 2 स्टेप्स तक, आपने 2 स्टेप्स पूरे कर दिए। तीसरा स्टेप था मीडियम, और बेटा यहाँ एसिडिक मीडियम होगा क्योंकि मैंगनीज +7 से +2 गया है और ये एसिडिक में ही होता है। एसिडिक मीडियम में पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे पानी को डाल के। चलिए 5 4s are 20 ऑक्सीजन प्लस 4 3s are 12, तो 32 ऑक्सीजन है यहाँ देखिए 10 2s are 20, इधर सिर्फ 20 ऑक्सीजन है, तो कितने की कमी है, 12 की कमी है, तो 12 पानी डाल देती हूँ। अब देखो वहां 32 था, यहाँ सिर्फ 20 था, 20 में अब कितना मैंने 12 जोड़ दिया है, तो ये कितना हो गया 32 ऑक्सीजन बैलेंस। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए बेटा H+ आयोन डालिएगा, हाइड्रोजन के लिए H+ आयोन डालिएगा। वो कैसे करेंगे शिल्पी मैम? देखिए हाइड्रोजन के लिए H+ आयोन, तो ये 12 2s are 24 हाइड्रोजन, उई उत्तर इधर एक भी नहीं है हाइड्रोजन, तो 24 H+ आयोन डाल सकते हैं। हाइड्रोजन बैलेंस करना था, बोलिए। अब ये कहता था चार्ज अपने आप बैलेंस हो चुका है, चेक कर लेते हैं। देखिए 24 + 24 और ये -3 21 + 21 चार्ज है इधर 5 3s are 15 + 3 2s are 6, तो 15 और 6 21 ही होता है। तो अरे वाह क्या तरीका है, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो यार ये एग्जाम्पल को दोबारा प्रैक्टिस करना, इट्स अ गुड क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है, और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो यू हैव टू डू इट, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, मैं यही चाहती हूँ। एक आखिरी चीज और कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की बैलेंसिंग भी यहाँ सिखा दे रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन आप जानते हो रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेंगे और फिर उसको बैलेंस करके मैं आपसे एक क्विज क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। ओके यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, आपके सामने एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, फॉस्फोरस है जो टूट रहा है कुछ इस तरीके से, मीडियम है बेसिक, ठीक है। ओके अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करना है तो मैं इजी तरीका समझा रही हूँ। जो एलिमेंट डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है उसको 2 बार लिख लो तोड़ के। जैसे 1 मोल P4 को मैं लिख लेती हूँ 1/2, ½ मोल P4 ½ मोल लिख सकती हूँ। मैथमेटिकली हाफ और हाफ तो 1 ही होता है ना। क्यों लिखती हूँ ऐसे इसलिए लिखती हूँ ताकि चेंज को आप इजीली देख पाओ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को विजुअलाइज कर पाओ कि यहाँ देखिए फॉस्फोरस जो है 0 से कहाँ गया है +1 पे ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ 0 से -3 रिड्यूस हो गया। तो आप अलग अलग करके ऐसे देख सकते हो, तरीका वही है जो 3 स्टेप्स थे वही। पहला स्टेप बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। चलिए देखिए ½ मोल P4, बेटा ½ मोल P4 का मतलब क्या है 2 फॉस्फोरस एटम। ½ मोल P4 का मतलब क्या है, यहाँ 2 फॉस्फोरस एटम है। अगर 2 फॉस्फोरस एटम है तो इसको 2 बना दीजिए। ये भी ½ मोल P4 मतलब 2 फॉस्फोरस एटम है, इधर भी 2 बना दीजिए। तो हमने क्या किया, पहले हमने एटम्स को बैलेंस कर लिया जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे थे, ठीक है। अच्छा अब देखिए जरा बैलेंस द चेंज, पहला स्टेप हो गया बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। दूसरा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करिए। वो कैसे करेंगे शिल्पी मैम? देखिए 0 से +1 आया है, यानी एक फॉस्फोरस एटम में बेटा 1 का इंक्रीमेंट आया, मगर यहाँ पे 2 फॉस्फोरस एटम है। देखो ना ½ P4 मतलब 2 फॉस्फोरस एटम, तो 2 फॉस्फोरस एटम में कितने का इंक्रीमेंट आएगा, बोलो कितने का आएगा? 2 का आएगा ना, ठीक है। यहाँ पे देखो एक फॉस्फोरस में बेटा कितने का चेंज आया है, 3 का। ये समझ पा रहे हो कि इसको दोबारा से अच्छे से बताऊं, डिस्प्रोपोर्शनेशन में कंफ्यूजन तो नहीं है, इसको मिटा के दोबारा बता रही हूँ। देखो यहाँ पे देखो, ये तो समझ गया मैंने P4 को तोड़ा, ½ P4 ½ मोल P4, ओवरऑल तो ½ 1 ही होता है। अब ये 0 से +1 गया, 0 से -3, मैंने बैलेंस एटम कर लिए जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे थे। यहाँ देखिए 2 फॉस्फोरस एटम है तो 2 बना दिया, यहाँ 2 थे तो 2 लिख दिया। अब देखिए 0 से बेटा +1 में गया, यानी 1 का इंक्रीमेंट हुआ। ये 0 से कहाँ आया -3, तो 3 का डिक्रीमेंट हुआ। अब एक वाले को क्या बनाएंगे, एक वाले को बेटा 3 बना देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 3/2 हो गया, यहाँ पहले से 2 था तो 3 2s are 6 हो गया, 6 हो गया।
अब आप जोड़ के लिख दो रिएक्शन को। एक बार चेंज इन ऑक्सीडेशन में बैलेंस हो गया डिस्प्रोपोर्शनेशन में, तो जोड़ के लिख दो। मतलब 3/2 और 1/2 कितना होता है? 3/2 मतलब 1.5 और ये 0.5 यानी 2 मोल P4। तो रिएक्शन कुछ ऐसे बनी, 2 मोल P4 से मिला 6 मोल H2PO2 माइनस एंड 2 मोल PH3। तो 2 स्टेप्स हो गए। देखिए, बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस, बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब मीडियम देखिए, मीडियम क्या था शिल्पी मैम? मीडियम बेटा बेसिक है। बेसिक में पहले OH आयन डाल के चार्ज को बैलेंस करते हैं। देखिएगा, माइनस का 6 चार्ज है, माइनस का 6 चार्ज है, तो 6 मोल OH आयन्स डाल देंगे, 6 मोल OH आयन डाल देंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ -6 हो गया। फिर हम ऑक्सीजन बैलेंस करते थे वाटर को ऐड करके। इधर 6 2 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पे बेटा 6 ऑक्सीजन है, तो यानी 6 ही H2O डालिए, इधर डालेंगे 6 H2O। देखिए, यस। और हाइड्रोजन ऑटो बैलेंस था। देखो 3 2 6 हाइड्रोजन, 6 और 2 6 2 12, 12 और 6 18, 6 2 12, 12 और 6 18, बिल्कुल सही है। 18H यहाँ है और 18H बेटा यहाँ है, बैलेंस हो गया। अब इस रिएक्शन में देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को और सिंपल रेशो में बनाया जा सकता है, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मिनिमम रेशो में होने चाहिए। तो आप इस पूरी रिएक्शन को एक बार डिवाइड कर दीजिए 2 से, डिवाइड बाय 2, तो ये क्या बनेगा? P4 प्लस सिंपलेस्ट कोफिशिएंट्स लेने होते हैं। कितने अच्छे से बैलेंस हो गई। ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनी। साइड में हो रही हूँ, ध्यान से देख लो, नोट कर लो, इसको दोबारा रीप्ले में देख लो, पीछे जाके वीडियो एक बार फिर से समझ लो कि मैम ने कैसे बताया है। यहाँ बस हाफ करके स्प्लिट किया तो उसका फायदा ही होगा, आप अलग अलग विजुअलाइज कर सकते हो, है ना। यहाँ पे देखिए एक फॉस्फोरस में 0 से +1 गया तो 1 का चेंज था। यहाँ पे वैसे 2 फॉस्फोरस है, मगर ये हमने पहले ही बैलेंस कर लिया था 2 फॉस्फोरस, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप ही बैलेंस फिर हो गया था। उस हिसाब से आगे मीडियम के हिसाब से किया, ठीक है। ये फाइनल रिएक्शन है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको PYQ, वी विल डू इट, ओके। देखिए, कहता है क्लोरीन अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन एल्कलाइन मीडियम एज शोन हियर। तो ये रिएक्शन है, क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है। तो बेटा मैंने आपको बताया कि आप अलग करके लिखेंगे। देखिए, हाफ क्लोरीन प्लस हाफ क्लोरीन, तो आपको इजी हो जाएगा, ClO माइनस प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो देखिए 0 से कहाँ आ गया है क्लोरीन? 0 से क्या हुआ इसके साथ? ऑक्सीडाइज या रिड्यूस? +1 में आ गया ऑक्सीडाइज। ये 0 से -1 रिड्यूस हो गया, है ना, ऑक्सीडाइज रिड्यूस। हाफ Cl2 मतलब एक क्लोरीन एटम, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन। तो पहला स्टेप तो डन है, बैलेंस द एटम्स गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस, वो बैलेंस है। एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये 0 से +1 गया तो 1 से इंक्रीज हुआ, ये 0 से -1, 1 से डिक्रीज। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी बैलेंस्ड है। तो भाई अब तो मीडियम ही बचा, तो अब क्या करेंगे? तो इसको तोड़ के लिखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ऐसे ही लिख लीजिए। ये सिंपल सी इक्वेशन है आपकी। देखिए, अब आपको मीडियम वाइज करना है। पहले चार्ज बेसिक मीडियम है, तो चार्ज को बैलेंस करेंगे OH आयन डाल के, -2 इधर करने के लिए ये कर दिया। फिर हाइड्रोजन बाद में ऑटो होगा। ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे पानी डाल के। इधर बेटा 2 ऑक्सीजन है, इधर 1, तो 1 पानी यहाँ पे डाल दो, 1 पानी। हाइड्रोजन ऑटो बैलेंस हो जाएगा क्या? बोलिए, देखिए जरा, क्या हाइड्रोजन ऑटो बैलेंस हो जाएगा? बताओ बताओ, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी है? पानी को गलत साइड तो उधर लिखना है। देखिए, इधर आओ, इधर लिखना था। हाँ, क्या कहा हमने? सबसे पहले चार्ज को बैलेंस कर दिया, -2 था, इधर 2 OH आयन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ही है, तो बेटा इधर पानी डाल दो। ऑक्सीजन देखो यहाँ 2 है, इधर 1 और 1 2 हो गया। 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑटो बैलेंस, रिएक्शन डन। देख लो कितनी आराम से होगी भाई। तो क्या क्या कोफिशिएंट? क्लोरीन का कोफिशिएंट पूछा था जो 1 है, OH आयन का 2 है, ये 1 है और ये 1 है, और अच्छा इन सबका पूछा था। तो 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट कर सकते हैं। देखिए 1 2 1 1, चलिए नाइस। तो डिस्प्रपोर्शनेशन भी हो गया। अब आपको देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूं, यहां से देखिए बेटा,
ये सारी रिएक्शंस आपको होमवर्क में बैलेंस करनी है, तो होमवर्क डीपीपी अलग से दिया है, असाइनमेंट अलग से, उसके अलावा ये सारी रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे खुद से, सोल्यूशन बाद में चेक करेंगे, ठीक है। तो नाउ इट्स टाइम दैट वी रिवाइज, कर ले रिवाइज, पक्का रेडी हो, आ जाओ, चले नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले जो आज हमने किया दैट वाज रेडॉक्स रिएक्शंस को डिफाइन करना। तो रेड मतलब लाल, ऑक्स मतलब भैंसा, तो मतलब लाल भैंसा रिएक्शंस नहीं, देखो रेडॉक्स रिएक्शन बेटा रेड मतलब रिडक्शन से आया ये शब्द, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कि वो रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली यानी एक साथ होती हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया। ऑक्सीडेशन क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम शॉर्टकट ऑयल रिग से याद रख सकते हैं। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर और सिंपल भाषा में बोले तो अगर आप देखें कभी किसी रिएक्शन में कोई स्पीशीज है, कोई एलिमेंट है, अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ चुका है तो वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है तो वो रिडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूं टिन था हमारे पास +2 में और टिन ऑक्सीडाइज होकर +4 में चला गया है, तो आप देखिए ऑक्सीडेशन नंबर बेटा बढ़ चुका है ना, 2 +2 से +4, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। अगर मैं इसी की रिवर्स रिएक्शन लिखूं, 10 +4 से 2 इलेक्ट्रॉन खाके +2 में आया है, तो वो क्या होगा, दैट इज द रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ऑक्सीडेशन में बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन है और घटेगा तो शिल्पी मैम क्या है, रिडक्शन है। उसके बाद हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स को भी देखा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद अपना क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, और वो कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन को खा करके। आप देखेंगे जब एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जैसे मैंगनीज +7 में, क्रोमियम +6 में। ये लोग क्या करते हैं, और ऊपर तो जा नहीं सकते इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, हाँ खा के नीचे जरूर आ सकते हैं, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं ये। तो एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इट बिहेव्स एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज कर ले। खुद ऑक्सीडाइज करने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं ये, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखिए जो रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, जनरली आप देखेंगे कि ये अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होते हैं। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से ये और नीचे तो गिर नहीं सकते भैया, ये सिर्फ ऊपर उठ सकते हैं। अब तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके अब दूसरे को रिड्यूस करेंगे, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेंगे, राइट। अगर मान लो कोई स्पीशीज अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे यहाँ पे देखो हमने कहा मैंगनीज +7, यहाँ देखो सल्फर -2 में है और नीचे नहीं आ सकता, नाइट्रोजन -3 में और नीचे आ सकता है, नहीं, ऊपर उठ सकते हैं। तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड अगर है जिसमें सल्फर +2 में है, हाइड्रोजन +4 में है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जहां ऑक्सीजन -1 में है, जब ये अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो यहां से ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कर सकते हैं, तो ये दोनों की तरह काम कर सकते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। देन अब हमने क्या देखा यार, इतना ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहा है, निकलेगा कैसे ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमने बोला कि गाइडलाइंस क्या है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन की। तो सबसे पहली बात, जब कोई एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में एलिमेंटल फॉर्म के अंदर पाया जाता है, जैसे वो नेचर में है, अकेला है, तो बेटा उस पर कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, रियल चार्ज या फिर हाइपोथेटिकल चार्ज है किसी एलिमेंट पे, है ना। जब हम उसके सारे बॉन्ड्स को आयोनिक मान लेते हैं, तो जब वो अकेला है, किसी फॉरेन हेटेरो एटम से जुड़ा ही नहीं हुआ है, तो उस पे क्या ही चार्ज जनरेट होगा, है ना। तो या फ्री एलिमेंट्स फ्री स्टेट में दे आर 0, जैसे क्लोरीन, सोडियम, ऑक्सीजन एटसेट्रा, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास मोनो एटॉमिक आयोन्स है तो बेटा मोनो एटॉमिक आयोन्स का ऑक्सीडेशन नंबर उनके चार्ज के ही बराबर होता है। जैसे सारे अल्कली मेटल्स के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर +1, ठीक है, सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल पे +2, एल्यूमिनियम है +3 है, ऑक्साइड है -2 है, इस तरीके से मोनो एटॉमिक आयन में उनका चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर है। उसके बाद हेलोजेंस में बेटा फ्लोरीन हमेशा -1 है,
फ्लोरीन हमेशा -1 दिखाएगा, यही रीजन भी है फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करता है ना, क्योंकि ये कहेगा मैं तो यार सिर्फ -1 में रहूंगा, तुम सोच रहे हो मेरे को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज दो, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, दूसरे हेलोजेंस की बात करें तो -1 से +7 की रेंज में वो लाई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ClO4-, यहाँ पे क्लोरीन देखिए बेटा +7 के अंदर मौजूद है ना, तो वो पॉजिटिव में भी रह सकते हैं। ऑक्सीजन बेटा मोस्टली कंपाउंड में ऑक्साइड की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, जहां ऑक्सीजन पे -2 होता है, मगर कुछ एक्सेप्शन जैसे परोक्साइड जैसे O2 2 H2O2 है, जैसे एक ऑक्सीजन पे -1 का है ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो भाई परोक्साइड्स में पर ऑक्सीजन एटम -1 है, सुपर ऑक्साइड में पर ऑक्सीजन एटम -1/2 है, राइट। ऐसे ओजोनाइड्स होते हैं उसमें पर ऑक्सीजन एटम -1/3 है। और तो और ऑक्सीजन पॉजिटिव भी हो सकता है, इसको फ्लोरीन के साथ जोड़ दो, ऑक्सी फ्लोरो कंपाउंड्स बना दो, OF2 है, फ्लोरीन तो भाग के -1 उठाएगा, तो 2 फ्लोरीन पे कितना बेटा -2, तो इस पे कितना होगा +2 रहेगा। ऐसे O2F2 में देख लो पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन बेटा मेजॉरिटी कंपाउंड्स में +1 होता है, सिवाय की आयनिक हाइड्राइड्स के, यानी अगर कभी इसका मेटल के साथ हाइड्राइड बना दिया जाए, जैसे सोडियम हाइड्राइड है, तो आप जानते हो एल्कली मेटल तो +1 ही लेगा, फिर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन खाना पड़ेगा, फिर ये -1 बनेगा, ठीक है। तो वैसे हाइड्रोजन इज मोस्टली +1 एक्सेप्ट आयनिक हाइड्राइड्स, जहां पे नेगेटिव होता है, काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ जब जुड़ा होता है तो इसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ रिएक्शन जैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन हमने डिफाइन किया, जब एक रिएक्शन में एक ही सब्सटेंस जो है, मतलब सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाए तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। अगर मान लो कोई एलिमेंट अपनी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उससे वो सिंगल में चला जाए, मतलब उल्टा डिस्प्रोपोर्शनेशन का, वो कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो हमने पढ़ा वो था बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, और बैलेंसिंग आपको डोरा मैम स्टाइल से करनी है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर और वो सब फलाना ठिकाना छोड़कर आप सिर्फ डोरा मैम मेथड लगाइएगा, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव, है ना। और हमें क्या मेक श्योर करना है कि भैया ऐसा है हमारे क्वेश्चन हो जाए सही, है ना। और हम कैसे कर रहे हैं, मतलब एमसीक्यू है हमारे सामने, कौन से मेथड से कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, फास्ट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे, उन एटम्स को बैलेंस कर लेंगे जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं। सबसे पहले सादे एलिमेंट्स को, ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के, जिसका भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है उसको बैलेंस कर लो, ठीक है। ये बैलेंस करने के बाद आप क्या करेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेंगे, यानी जितने से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है उतने से डिक्रीज होना चाहिए। जब तक ये चेंज बैलेंस नहीं होता बेटा आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है, हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन और चार्ज को एज पर मीडियम, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन चार्ज को बैलेंस करेंगे एज पर मीडियम। अगर बेटा जी मीडियम एसिडिक है, अगर मीडियम एसिडिक है तो हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं वाटर का एडिशन करके, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे बेटा H+ आयोन्स डाल करके, और आप देखेंगे चार्ज ऑटो बैलेंस हो जाएगा। तो अगर मीडियम एसिडिक है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करें पानी डाल के, हाइड्रोजन को बैलेंस करें फिर H+ आयोन डाल के, चार्ज अपने आप हो जाएगा। अगर मीडियम बेसिक है तो पहले चार्ज को बैलेंस करें OH आयोन्स डालकर, ठीक है। फिर बेटा ऑक्सीजन को बैलेंस करें वाटर डालकर, और आप देखेंगे हाइड्रोजन जो है वो ऑटो बैलेंस हो जाएगा। तो ये आपको करना है। तो आज के सेशन में हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं। उम्मीद है कि आपको एक एक चीज समझ में आई होगी। जो भी होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, जो डीपीपी बनाया है बेटा, उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। एंड एकलव्य टेस्ट सीरीज का मैं जानती हूँ आप लोग इतना इंतजार कर रहे हो कि मैम तैयारी तो आप फ्री, कोर्स तो आपने फ्री में बना दिया मैम, मगर टेस्ट सीरीज कब आएगी उसके लिए बताओ, या आ गई है कि कैसे लेना है। बेटा देखो टेस्ट सीरीज है तुम्हारे लिए, हम खड़े हैं यहाँ पर, तो तुम ट्रस्ट करो सिर्फ हमारे ऊपर कि जब तक एग्जाम है साथ तो नहीं छोड़ेंगे। और इस पे भी भाई दिन रात काम किया है, और इस बार तो ये हम एक्सपेक्ट करें कम से कम 80% पेपर तो हमारा मैच करे। 2026 में इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी में 70% पेपर मैच किया तो और होना बनता है।
तो बेटा आज के सेशन के लिए इतना ही। और जो कोर्स है, अब ये डीपीपी कहाँ मिलेगा आपको, ये जो फ्री यूट्यूब का कोर्स है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप टैप कर लीजिएगा, है ना। जस्ट क्लिक ऑन बाय नाउ एंड एनरोल इन द कोर्स। ये फ्री में ही है, कोई पैसा नहीं देना है। वहाँ डीपीपी, क्वेश्चन, क्विज सब कुछ होगा, ठीक है। सो आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि एक भी वीडियो बेटा अगर आपका छूट गया और सही समय पे नहीं मिला तो बहुत देर हो जाएगी। मान लो इस सीरीज के बारे में आपको नवंबर दिसंबर में पता चले, हम तो अक्टूबर में सिलेबस खत्म कर रहे हैं, तो आप पे फिर क्या बीतेगी कि यार मैम ने, सर ने पूरा सिलेबस कराया था जेई का और बिल्कुल जीरो से कराया था, मुझे पता ही नहीं चला इस सीरीज के बारे में, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए बेटा इसको फॉलो कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सीरीज को पूरा फॉलो करना। सेशन कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आपके कमेंट की इंपॉर्टेंस मेरे लिए बहुत ज्यादा है। आपके लिए वो सिर्फ एक कमेंट होता है, मगर मेरे लिए तो पूरा इमोशन है। मुझे पता चलता है कैसा मेरा स्टूडेंट फील कर रहा है, मेरे के टाइम्स में कैसी एनर्जी है, तो वो मुझ तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए कमेंट करके जरूर बताना। एंड यस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम रेडॉक्स के सेकंड पार्ट में। बाय बाय।